कल जितना पढ़ा था उसमें 3 क्वेश्चन आए हैं, आज एक पेपर हुआ है यूपीपीसीएस में, यूपीपीसीएस के अंदर, और नोट्स से सारे क्वेश्चन आए हैं, नोट्स से सारे क्वेश्चन, नोट्स में से सारे क्वेश्चन आए हैं, नोट्स में से सब क्वेश्चन, एक भी नहीं बचा। लगा भाई लगा? अभी मैं उस पर उसका सोल्यूशन करवाऊंगा, मजा आ गया। ऐसा पेपर तुम्हारा हो जाए हो गया तुम्हारा भी ऐसा ही होगा ना। अरे क्या हो गया, क्या आवाज इसकी बढ़ाऊंगा, अभी बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, मौसम बनने दो थोड़ा, अभी क्लास शुरू नहीं हुई ना अभी, बस तुम्हारा पेपर वैसा ही हो जाए, सारे क्वेश्चन आ जाए। और वो क्वेश्चन ज्योग्राफी में नहीं पूछा गया है, हिस्ट्री में पूछा है उसको, हिस्ट्री में पूछा गया उसको। तो अटल सुरंग डिस्कस किया था हमने, बताया था सुबह, वो भी आया है। मैंने तुम्हें बताया था रेलवे की कंपनी है, भारतीय रेलवे निगम, और मैंने बताया था सबसे लंबी दुनिया की ऊंची सुरंग है, सबसे लंबी सुरंग जो 10,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर। ये प्रश्न भी रेलवे का भी आया है, टर्नों का भी आया है। क्या हो गया, एक और पीडीएफ होगी उसमें बच्चे ने कमेंट लिख रखा है एक, पांच क्वेश्चन है अभी, ये वे 5 क्वेश्चन है जो मैंने 3 दिन क्लास चली, केवल 3 दिन क्लास चली है, मात्र 3 दिन की क्लास का बता रहा हूं मैं आपको, और ये क्लास चली 40 दिन अभी। देखो इस पे आओ, इस पे पहले तो इस पे आओ, इसको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है, हाय 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 हाय। निम्नलिखित में से देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1816 की सोगोली की संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा प्राप्त की गई थी। देखो काली नदी है, मैंने बताया था पहले से ही, इसके पश्चिम में देखो शिमला पश्चिम में, रानीखेत पश्चिम में, नैनीताल पश्चिम में, काठमांडू पूर्व में। तो काठमांडू नेपाल में है अभी, तो इसका मतलब एक नंबर नहीं दिया गया, एक नहीं दिया गया, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, एक नहीं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, तो 2 3 हो गए 4। ये क्वेश्चन हो गया, कल ही डिस्कस किया था। और सुनो, टेस्ट में जो डिस्कस करके दिया था तुम्हें, टेस्ट वाला, उस टेस्ट में आ जाओ, टेस्ट में बताया था आपको अटल सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग मतलब रोड सुरंग है, सही बात है। दूसरा इसलिए यह हिमाचल, ये देखो बताया था तुम्हें, क्या बताया था, हिमाचल प्रदेश, पीर पंजाल, पूर्वी पीर पंजाल बताया था। अरे पीर पंजाल के विस्तार 2 राज्यों में है, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। तो देखो हिमाचल प्रदेश पूर्व में है, तो कह रहा है कि पीर पंजाल बनाई गई है, ये भी बताया था मैंने, पीर पंजाल की सुरंग बताई थी मैंने। पीर पंजाल में जवाहर सुरंग, आपकी चेन्नई नासिरी पत्नी टॉप या डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, अटल सुरंग, और एक बताई थी काजीकुंड बनिहाल सुरंग, ये भी आप मैंने कल ही डिस्कस किया था सुबह में आज ही, तो 2 पैर पेपर हुआ था, ये क्वेश्चन भी आ गया। चलो और देखो क्या होता है ना कि प्रश्न आते हैं तो उनको बताना भी पड़ता है, समझ रहे हो, नहीं बताते हैं तो फिर है ना, तो फिर थोड़ा सा। तो मैंने इस पर एक बहुत बढ़िया शायरी लिखी थी, एल उसमें क्या नहीं दिख रहा, अरे भाई इसको दिखाओ रे, क्या कर रहे हो भाई, बिना तैयारी क्लास शुरू मत किया करो, क्लास तुम शुरू कर देते हो, बताओ तैयारी है नहीं तुम्हारी। ये वाला प्रश्न है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये अभी लगभग 1.5 महीने के आसपास हो गया, और 1.5 महीने पहले था हिंदू में, ये न्यूज में आया था, और ये न्यूज में आया था। तो अच्छा एक बात और देखो, सुनो सॉरी कोई बात तो सुन लो, कोई बात सुन लो, न्यूज में आया था, यूट्यूब के ऊपर मैंने इसको चर्चा भी किया था, 9 बजे जो क्लास होती थी उसमें चर्चा की थी, ये वहां से आया था, ये क्वेश्चन वहां पर है। और ये वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन, ये राजस्थान में 2 फरवरी को पेपर हुआ था आईएएस का, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं का, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें भी उसमें पूछा था इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, और इसमें कह रहा है कि सुमेलित करके बताइए इसको, ये भी आपका आया, ठीक है ना, ये वाला यूट्यूब पर मैंने करवाया हुआ है, इसका आप देख सकते हो जाकर के। और देखो बात कहना, आवाज क्यों कर रहे हो, आवाज थोड़ी करनी, क्वेश्चन तो सारे आएंगे, ऐसा तो है नोट्स में जानी है, लेकिन होता क्या है ना कि कौन सा आएगा जो हमने बताया कि ये महत्वपूर्ण है, बात ये मैटर है, मैटर ये है कि बताया गया और पूरा कवर किया गया तब आया, बात ये है। एक अमेजन का प्रश्न क्या है, मैंने यूट्यूब के ऊपर अमेजन को भी कवर करवाया था, वो भी चर्चा में रहा था अमेजन वाला। तो 9 बजे वाली जो क्लास है ना, वो कमाल की क्लास है, एक स्टूडेंट मैंने तुम्हें पहले टेस्ट में डिस्कस किया था, एक लड़का है वो सारी क्लास करता है, और वो सीरियस एस्पिरेंट है, वो सीरियस एस्पिरेंट है, वो सारे नोट्स लिखता है, और सारे नोट्स लिखता है, जब भी कोई पेपर होता है तो मुझे पूरा एनालाइज करके बताता है कि सर यहाँ से अपनी क्लास में यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया ना। तो उसमें मुझे ये सारे क्वेश्चन पेपर होते हैं, पहले मैं अपने भेजता हूँ, पहले वो भेजता है मुझे, ये वो भेजता रहता है मुझे, तुरंत जैसे पेपर होता है तुरंत भेजता है, सर ये करवा रखा है, सर ये करवा रखा है, सर ये करवा रखा है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि क्लास में सारे क्वेश्चन हो जाते हैं ना, लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है तुम्हें। लिप कहाँ पे है, माना लिप उतरा, अच्छा अच्छा अच्छा, सुमित नहीं है, इसका मतलब सुमित नहीं है, ओके अच्छा, सुमित नहीं है ये ना, अच्छा नाथुला कहाँ पे, सिक्किम सुमित है, ओमडीला अरुणाचल सुमित है, चिपकिला हिमाचल सुमित है, तो कौन सुमित नहीं है, केवल आंसर है कौन सा, जी सब करवाया क्लास में। अब ये तो यूपीपीसीएस का है ही, तो पीसीएस का पेपर है, अब अगर मान लो वैसा होगा सब इंस्पेक्टर का, इस तरीके का टीचर वीचर का ऐसा, तो उनमें तो और सारे क्वेश्चन आएंगे, उनमें तो बिल्कुल सीधे आएंगे। तो ये तो ये है, तो देखो इसमें एक और हो गया, चलो हो गए सारे ना, ये 4 क्वेश्चन है अभी इसमें, इसमें 4 क्वेश्चन है अपने पास में, फिर इनको आगे करवाएंगे, फिर सारे क्वेश्चन सोल्यूशन एक दिन आपकी क्लास में करवा देंगे। अभी रिसेंटली जितने पेपर हुए हैं उन सबको सोल्यूशन करवा देंगे, पीडीएफ लगाओ, पीडीएफ जल्दी लगाओ, पीडीएफ नहीं होता है कोई बात नहीं है, आप मुझे एक दिन का समय और दे दो बस केवल, अगर खराब पीडीएफ अपलोड करवानी है जब तो मैं अभी करवा देता हूँ तुरंत के तुरंत। सुनो सुनो, अब मैं तुम्हें दिखाऊं क्या, एक बार क्या बताऊं तुम्हें, सब कुछ बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो ना ना मैं प्रमाण दिखा रहा हूँ, आप देख इधर हुआ, ये पीडीएफ मंगवा ली ना, है ना सारी पीडीएफ, लेकिन देख ये पीडीएफ साफ है क्या, नहीं है ना, साफ साफ नहीं है ना, ये अंधेरा डार्क डार्क है ना, पूरा डार्क है, देख ये साफ करके भेजो,
तो मेरे पास, मैंने बच्चे से पीडीएफ, मेरे पास में है पीडीएफ। तुम यार बहुत बात बोलते हो, पीछे से एक भी आवाज नहीं करता है। तो मेरे पास ये सारी पीडीएफ है ना, सारी पीडीएफ है, लेकिन वो सही बनी नहीं है, साफ नहीं बनी है। तो बिल्कुल साफ पीडीएफ बना करके फिर तुम्हें 1-2 दिन में दे देंगे। तो क्लास में मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ ना, ये वाली पीडीएफ दे देंगे, समझ रहे हो? वो हैंड रिटन लिखा हुआ नोट से, और 122 पेज की पीडीएफ है, उसको निकलवाओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। फिर तुम उसको निकलवाओगे, फिर दोबारा से फिर वापस एक और पीडीएफ निकलवानी पड़ेगी। तो तुम 1 दिन 2 दिन और रुक जाओ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है ना? तो थोड़ा सा आप हुआ भाई, प्लीज बातें नहीं, हाँ बात नहीं, प्रमाण दिखा रहा हूँ तुम्हें, बताओ क्लास के ताजा ताजा 3 दिन हुए क्लास करते हुए, और मैं बताने लगा हूँ फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो, है कि नहीं? लगा भाई, जल्दी लगा। हाँ ये यही है, 150 पेज होंगे, लगा जल्दी लगा। इस पे होनी चाहिए पहले से ऑलरेडी। अब भी अगर देखो तुम अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे ना, तो आप ये नहीं कहोगे कि केजीएस की तरफ से कोई कमी रही है ना। अब सारा का सारा दारोमदार आपके कंधों पर है, आप कितना अच्छा करके आते हो, बताओ मान रहे हो नहीं मान रहे हो? हमारे लेवल पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। पम्बनदीप का भी आया है, पम्बनदीप का प्रश्न पढ़ाया था ना, वो भी आया है, वो इसमें आया नहीं जिसने, लेकिन वो आया है। पम्बनदीप भी पूछा था। जियोग्राफी में तो तुम कहीं पीछे नहीं हो, ठीक है ना? ये बता दिया था आपको, ये बता दिया था आपको, बताया था ना, ये लास्ट का डिस्कशन ये था अपना ना। और फिर इसके बाद में ये मैंने बता दिया आपको। हाँ इस पे आप आओ एक बार, ये वाला है ना, यस इस पे आप आओ, ये बढ़िया है। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ शुरू करते हैं। देखो सुनो भाई, अनक्लोज, UNCLOS, अनक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। इसमें क्या प्रश्न पूछता है? इसमें पूछता है कि बताओ प्रादेशिक सागर कितना है ना, अनन्य आर्थिक मंडल कितना है, अविच्छिन्न सागर की सीमाएं कितनी है। इसमें ऐसे प्रश्न अक्सर ये पूछता है। तो देखो अनक्लोज वास्तव में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, दुनिया के महासागरों के अंदर किसी भी देश के कितने अधिकार होंगे, कहां तक उसका नियंत्रण होगा, तो उस चीज को देखने के लिए और एक कन्वेंशन तैयार किया गया। और ये कन्वेंशन एस्टेब्लिश हुआ 1982 के अंदर। कब एस्टेब्लिश हुआ? 1982। देखो जब भी यूएनओ कोई, मान लो कोई भी कन्वेंशन बनाता है, तो यूएनओ के जितने भी सदस्य हैं उसमें से शायद कोई सीमा है 50 मेंबर या 60 मेंबर, कुछ ऐसी सीमा है कि अगर कोई कन्वेंशन बना और उस कन्वेंशन के ऊपर यदि इतने मेंबर्स ने अगर हस्ताक्षर कर दिए, उसी दिन ये लागू हो जाएगा, जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो ये जो अभी समय लागू हुआ, ये अभी समय लागू हुआ दुनिया भर में कब? 1994, 1994 में ये लागू हुआ। और भारत इसका मेंबर कब बना? भारत ने कभी इसको स्वीकार किया? 1995। देखो ये दुनिया के सागरों को 5 भागों में बांटता है। कितने भागों में? 5। ये एक भाग कहता है कि सब एक भाग है आंतरिक सागर, या इसका नाम देता है इंटरनल सी, आंतरिक सागर या फिर इंटरनल सी। आंतरिक सागर है सबसे पहला भाग। दूसरा भाग कहता है प्रादेशिक सागर। तीसरा भाग कहता है अविच्छिन्न सागर या अविच्छिन्न मंडल। क्या बोलता है इसको? अविच्छिन्न मंडल, अविच्छिन्न मंडल बोलता है, अविच्छिन्न मंडल, ठीक है, अविच्छिन्न मंडल बोलता है। और एक जो है, एक है अनन्य आर्थिक मंडल, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और एक कहता है उच्च सागर या हाई सी, उच्च सागर या हाई सी। 5 भागों में बांटा। तो 5 भाग जो बांटे, इसमें देखो कैसे कैसे। सबसे पहले जो सागर की तरफ निकले हुए तट है, इनको मिलाते हुए और एक रेखा बनाई, इसको कहा आधार रेखा। कौन सी रेखा था? देखो आधार रेखा बनाई सबसे पहले। आधार रेखा से और जो तट है, आधार रेखा से तट के बीच का जो पानी है, तट के बीच का ये जो पानी है, ये जो पानी है तट के बीच का, ये वाला, इसको इन्होंने नाम दिया और इसका नाम दिया आंतरिक सागर, इंटरनल सी है। और इस आधार रेखा से चलने पर जब 12 नॉटिकल मील पर पहुंचे, तो 12 नॉटिकल मील पर पहुंचने पर, और ये जो सागर आया सबसे पहला, ये पहला सागर, इसका जो नाम दिया, इसका नाम दिया प्रादेशिक सागर, या फिर इसको टेरिटोरियल, या फिर इसको नाम दिया क्षेत्रीय सागर। प्रादेशिक सागर कह दो, या रीजनल सी कह दो, या टेरिटोरियल सी कह दो। देखो किसी भी राष्ट्र के साथ में, भाई भारत है उसकी तटीय सीमा है, पाकिस्तान है उसकी है, नेपाल है उसकी नहीं है क्योंकि सागर लगता नहीं है, भूटान की भी नहीं है, म्यांमार की है, श्रीलंका की है। तो जिनकी भी सागरीय सीमाएं हैं जिन जिन राष्ट्रों के पास, उन राष्ट्रों का आप आधार रेखा से चलने पर जो 12 नॉटिकल मील तक का जो इलाका आएगा, एरिया आएगा, पानी का भाग आएगा, उसे हम क्या कहते हैं? प्रादेशिक सागर। यह किसी भी देश का संप्रभु क्षेत्र होता है। संप्रभु होने का मतलब ये हो गया कि किसी भी प्रकार के जितने भी अधिकार हैं वे सारे उस देश के पास में सुरक्षित हैं जिसके साथ में तट लगता है, या जिस देश का तट है। जैसे भारत का देश है, तो भारत की आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील, ये भारत का कौन सा सागर है? ये भारत का प्रादेशिक सागर और संप्रभु क्षेत्र है। इसका मतलब कि इस 12 नॉटिकल मील तक ना तो पनडुब्बी ला सकते हैं बिना परमिशन के, परमिशन से तो आते ही है, व्यापार होता है वो सब परमिशन से होता है, बिना परमिशन ना तो आप इसमें कोई नीचे से जहाज ला सकते हैं, ना कोई इसमें से खनन कर सकता है, ना कोई मछली पकड़ सकता है, ना कोई इसमें हवाई जहाज ला सकता है। संप्रभु का मतलब होगा जो स्थल के भाग के, स्थलीय भाग के जो अधिकार है वो सारे किसमें है? प्रादेशिक सागर में। इसके अलावा कुछ पता ही नहीं इसके। फिर आधार रेखा से चलोगे कितना? 24, आधार रेखा से 24, और प्रादेशिक सागर से कितना? 12। ये ध्यान रखना, यहाँ पर गलती होती है कई बार। वो ये कहाँ से पूछ रहा है? आधार रेखा से पूछ रहा है या कहाँ से पूछ रहा है? उससे देखना है आपको। तो प्रादेशिक सागर से 12 नॉटिकल मील, प्रादेशिक सागर से 12 नॉटिकल मील, और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील, इसको कहते हैं अविच्छिन्न मंडल। क्या कहते हैं? अविच्छिन्न मंडल कहते हैं। देखो आपकी जो नेवी है, जो नौसेना है, वो यहाँ पर जाकर के गश्त लगा सकती है, पेट्रोलिंग कर सकती है। गश्त लगाना, जैसे रात को देखा होगा ना 10-11-12 बजे पुलिस की गाड़ी घूमती रहती है, तो क्या कहते हैं? पेट्रोलिंग करते हैं, घूमते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो यहाँ पर नेवी ना, यहाँ पर गश्त तो लगा सकती है, लेकिन यहाँ जाकर के इस क्षेत्र में अपना नेवी बेस नहीं बना सकती है। नेवी बेस नहीं बनाएगी, लेकिन गश्त लगा सकती है जाकर के, है ना? इसमें आवर्जन का अधिकार है। अगर कोई भी देश का शिप अगर इसमें एंटर करता है तो हमारी नेवी रुकवाएगी, कहीं रुक जा, क्यों आया है? तो बताएगा कि भाई उधर उड़ीसा जा रहे हैं, वहाँ पोर्ट के ऊपर जाकर सामान उतारना है और सामान लेना है। और जैसे कोई देश इसमें एंटर करेगा, किसी भी देश का, तो एंटर करने से पहले उसको अपने देश का झंडा ऊपर लगाना होता है, ताकि उस झंडे को देख करके और ये जो कोस्ट गार्ड फोर्स होती है समझ जाए कि अमेरिका का है, कनाडा का है, ब्रिटेन का है, किस देश का शिप है, किसका जहाज है, ठीक है। फिर आधार रेखा से चलते हैं कितना आता है? 24, आधार रेखा से 24 ना, अरे यार आधार रेखा 200, आधार रेखा से 200, और अविच्छिन्न मंडल से कितना है? 176। ये ध्यान रखना, इसमें कई बार गड़बड़ होती है, कहां से पूछा है ये गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है ना? कहां से पूछा है? तो ये अविच्छिन्न मंडल से पूछ रहा है। अविच्छिन्न मंडल से चलने पर कितना है? 176, और आधार रेखा से चलने पर कितना है? 200 नॉटिकल मील। इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। भाई मान लो
पाकिस्तान का शिप है, उसको जाना है चीन की तरफ, तो जब पाकिस्तान का शिप चलेगा तो वो भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अपने जहाज को लेकर के जा सकता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं कर सकता। जैसे कोई भी देश किसी भी देश के इस अनन्य आर्थिक मंडल के अंदर खनन का कार्य नहीं कर सकता है। जिस देश का ईजेड है वही देश कर सकता है, खनन कर सकता है। जिस देश का ईजेड है वही वहां पर नए द्वीप का निर्माण भी कर सकता है, और जिस देश का ईजेड है वह वहां पर क्या कर सकता है, अनुसंधान कर सकता है। ये 3 अधिकार होते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। खनन करने का अधिकार, पेट्रोल निकालना है। तो जो बॉम्बे हाई क्षेत्र है, बॉम्बे हाई क्षेत्र भारत का है, वह किसके अंतर्गत आता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आता है। तो जहां बॉम्बे हाई है वो इसी के अंदर स्थित है, अर्थ से दूर है बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर खनन कर रहे हैं, नई द्वीप बना सकते हैं और रिसर्च कर सकते हैं। और 200 नॉटिकल मील के बाद में जितना भी एरिया होता है, समुद्र होता है, उस समुद्र के ऊपर दुनिया के तमाम देशों का समान अधिकार है। भारत के 200 नॉटिकल मील चलो, उसके बाद में जाकर कोई जहाज आए, कोई डूबे, कोई तैरे, कोई खनिज निकाले, कुछ भी करे, हम वहां पर जाकर कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी बात समझ में? अब एक प्रश्न आपके मन में आएगा कि सर भारत और श्रीलंका के बीच में तो गैप बहुत कम है, 35-40 नॉटिकल मील होगा लगभग, तो ऐसे तो फिर जो श्रीलंका है वो श्रीलंका भारत के अंदर ही आ गया। तो जैसे दो देशों के बीच में जब भी कभी दो देशों के बीच में कोई पानी आ जाए और गैप बहुत कम हो, तो वहां पर एक सिद्धांत काम करता है, और उस सिद्धांत को बोलते हैं थालवेग सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत बोलते हैं? थालवेग सिद्धांत। थालवेग सिद्धांत क्या कहता है? थालवेग सिद्धांत कहता है, थालवेग सिद्धांत बोलता है कि यदि दो राष्ट्रों के बीच में कोई नदी आ जाए, दो राष्ट्रों के बीच में कोई झील आ जाए, दो देशों के बीच कोई खाड़ी आ जाए, कोई सागर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में उस खाड़ी का, उस झील का, उस सागर का, उस जलीय भाग का जो सेंटर होगा वो दोनों की क्या होगी, सीमा। आधा इसका और आधा इसका। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कनाडा और अमेरिका की सीमा के ऊपर महान झील प्रदेश सुपीरियर, है ना। फिर आपका ह्यूरन, ईरी और एक कौन सा है, ओंटारियो। 4 झीलें हैं जो कनाडा और अमेरिका का समान अधिकार है। आधी झीलों का उपयोग कौन करता है, कनाडा। आधी झीलों का उपयोग कौन करता है, आधे पानी का अमेरिका। समझ में नहीं? तो थालवेग सिद्धांत का संबंध किससे है? तो जलीय सीमा से। किससे संबंधित है? जलीय सीमा से थालवेग सिद्धांत लागू होता है। क्या सीमा किसमें है? सीमा शुल्क, वो अविच्छिन्न सागर में वहां पर कोई एंटर करेगा तो हम सीमा शुल्क ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, भौतिक प्रदेश। नया टॉपिक है भौतिक प्रदेश में। सुनो आप, भारत में लगभग 43% भाग के ऊपर विस्तार मिलता है किसका, मैदान का। भारत में 43% भाग पर क्या मिलते हैं, मैदान। मैदान पाए जाते हैं कितने भाग पर, लगभग कितने हैं, 43%, लगभग 43। अगर मैदान के बाद दूसरी सबसे अधिक स्थलाकृति कोई पाई जाती है तो क्या मिलता है, पठार। पठार लगभग मिलता है कितना, 27, या फिर इसको आप कह दो कितना, 28%। कहीं 27 भी हो सकता है, 28 भी हो सकता है। भारत के कितने भूभाग पर पठार पाए जाते हैं, 27 या फिर 28। दूसरा सर्वाधिक क्या मिलता है, पठार। तीसरी मिलती है पहाड़ियां। तीसरी क्या मिलती है, पहाड़ियां मिलती है ना। और ये पहाड़ियां जो मिलती है वो मिलती है कितने भाग पर, 18.5% या 18% के आसपास, लगभग कितना परसेंट, 18। और अगर मैदान की पर्वत की बात करेगा, पर्वत की बात करेगा तो वो या तो 10% आ सकता है या फिर कितना परसेंट आ सकता है, 11%। ये हमारा क्या पाया जाता है, पर्वत। तो सबसे अधिक मिलने वाले स्थलाकृति कौन सा है, मैदान। दूसरा पठार, तीसरी पहाड़ियां, चौथा पर्वत। देखो भारत को 6 भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। कितने भूआकृतिक प्रदेश, 6 है। कितने भूआकृतिक, 6 भौतिक प्रदेशों में अगर आप बांटोगे तो 6 में सबसे ऊपर आपका आता है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उसके बगल में आता है हिमाचल प्रदेश, उसके बगल में उत्तराखंड, उसके बाद में कौन है, नेपाल, उसके बाद में कौन है, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल, भूटान, उसके बाद में अरुणाचल, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये समझते ही है, ये पूरा क्षेत्र जो कि भारत का उत्तरी भाग है। भारत में कौन सा हिस्सा है, उत्तरी, और ये कौन सा है, उत्तरी पूर्वी। तो इसको कहा जाता है उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी। कैसा है, पर्वतीय है कि मैदानी है, पर्वत। तो इसको बोलते हैं उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ये है भारत का उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, ये है। और ये सबसे ऊंचा भाग भी है जहां हिमालय का क्या मिलता है, विस्तार पाया जाता है। हिमालय इस पर फैला हुआ है। दूसरी बात पर आते हैं, इससे नीचे जब उतरोगे आप, जब आपका शिवालिक के साथ में कौन समाप्त हो जाएगा, पर्वत समाप्त होगा, तो शिवालिक के साथ पर्वत समाप्त जब होगा तो इसके बाद में आपका आता है मैदान। इसको बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान। देखो उत्तर का विशाल मैदान, इसमें राजस्थान का पूर्वी हिस्सा जहां पर नदियां बहती है, चंबल, कौन बहती है, चंबल। इसमें बहती है बनास, कौन है, बनास। तो चंबल, बनास, बाणगंगा। देखो चंबल जाकर के मिलती है यमुना में, और यमुना मिलती है गंगा। तो ये गंगा का मैदान है, किसका मैदान है, गंगा। देखो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान किसका है, सिंधु का, किसका है, सिंधु का। और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र का मैदान किसका मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। तो आप बात को समझिए कि उत्तर में आपका उत्तरी और उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश आ गया, हिमालय है। इस हिमालय के दक्षिण में उत्तर का विशाल मैदान है, उत्तर का विशाल मैदान है। फिर उत्तर के विशाल मैदान के नीचे आप आओगे तो एक पूरा पठार दिखता है, अरावली की पहाड़ियां, विंध्याचल, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और बहुत सारे पठार। और इन सारे क्षेत्र को हम कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। देखो प्रायद्वीप ना प्रायद्वीप उस भूभाग के लिए काम में लेते हैं जिसके 3 ओर पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो 3 ओर जिसके वो हो क्या कहते हैं, जिसके 3 तरफ पानी हो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। इधर 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 राजा, इधर खड़ा हुआ था। अच्छा आ गया, इधर क्यों खड़ा हुआ था, क्यों खड़ा हुआ था, तो विशाल का लग रहा है, वैसे नहीं मारा जाएगा, मेरे से मोटा तो ही है। इधर क्यों उठा था, ऐसे ऐसे ही आ जाता, फिर ऐसे क्यों उठा था, मैं इसको क्या मार गया, मेरे हाथ पतले हैं, इसके मोटे हाथ क्यों लगे रही। क्या खाता है, चिकन खाता है ना, ऐसे नहीं, ऐसे। अरे यार मेरे लगती, इधर बैठ, इधर बैठ जा, हाँ ये बैठ, उधर सामने दीदी है, उधर ऐसे ऐसे घूम, चप्पल काट, हाँ ऐसे देखो। अरे इतना भी नहीं, इधर देखना थोड़ा सा, थोड़ा एंगल, हाँ एंगल थोड़ा ठीक रखना है, इधर मुड़ेगा। तो लगी है, मेरे लगी है, मेरे लगी है, गरम बावला, क्यों खड़ा हुआ तू, बता कुछ, नीचे जा। तो देखो क्या नाम है, सुशील, लक्षण तो उल्टे थे सुशील के। तो इसे देखो, तो उत्तर में आ गया, बताओ बोलो एक नंबर भौतिक प्रदेश कौन सा है, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उसके नीचे कौन है, उत्तर का विशाल मैदान। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप स्थल ऐसा स्थल भाग जिसके 3 ओर पानी हो उसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। तो देखो इसके इधर भी पानी है, इसके इधर भी पानी है, और ये इधर भी पानी, 3 तरफ सागर से घिरा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, या फिर इसको हम दक्षिण का पर्वत पठारी प्रदेश भी कह सकते हैं, लेकिन इसका सही जो वर्गीकरण है वो किसके रूप में करते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। अब भाई साहब देखो ये वाला जो क्षेत्र है, इस समुद्र के सारे यहाँ पर नदियों ने अवसाद जमा किया है, या फिर सागर की लहरें भी कटाव भी करती हैं और जमाव भी करती हैं। तो यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के साथ मैदान का विकास हुआ है, इसको कहते हैं तटीय मैदानी प्रदेश। क्या बोलते हैं, तटीय मैदानी प्रदेश। ये चौथा प्रदेश हो गया। 5वां प्रदेश जो है वो 5वां प्रदेश है अरावली के पश्चिम में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा
इन 4 राज्यों में फैला हुआ है थार का मरुस्थल, और 2 ग्रुप है, एक लक्षद्वीप और एक ग्रुप है अंडमान निकोबार। तो इसको बोलते हैं द्वीप समूह। द्वीप समूह, द्वीप समूह को 2 भागों में बांटते हैं। एक द्वीप समूह जो तट के सारे हैं, जैसे बिलर द्वीप है तो तट के सारे आएगा, है कि नहीं। तो एक है जो तट से काफी दूरी पर स्थित है, तो फिर एक आपका प्रदेश आ जाएगा, द्वीप समूह आएगा। इस प्रकार से हम भारत के भूआकृतिक प्रदेशों का करते हैं वर्गीकरण। तो आप सभी सीक्वेंस में बताना। 1 नंबर पे है उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। 2 नंबर पर है उत्तर का विशाल मैदान। 3 नंबर पर है प्रायद्वीपीय भारत। 4 नंबर है तटीय मैदानी प्रदेश। 5 नंबर है थार का मरुस्थल और 6 नंबर पर है द्वीप समूह। 6 नंबर पर द्वीप समूह, 6 ये भौतिक प्रदेश आपके आ जाएंगे। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे किसके बारे में, उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, देखो कुछ चीजें जहां मुझे लगेगा कि इसको स्किप करना है, स्किप करूंगा। ठीक है, और जैसे ये वाला प्रश्न बहुत रेयर क्वेश्चन है, ये मैंने बता रखा है ना, इधर ये रेयर प्रश्न है और इस तरफ ये भी क्या है, थोड़ा सा रेयर है ना। उम्मीद कम है कि पेपर में आए, लेकिन हाँ एक बात और भी है, अगर पेपर में आप भी गए तो वैसे ठीक कर जाओगे, क्योंकि अपने डायग्राम है वो बहुत सटीक डायग्राम है, तो ऐसे डायग्राम नहीं है, सटीक डायग्राम जिसको बोलते हैं, सटीक डायग्राम, सटीक डायग्राम। तो अभी पहले हम इसकी उत्पत्ति बाद में पढ़ेंगे। हम इसमें सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश में कौन कौन आता है। तो उत्तरी और उत्तरी पूर्वी प्रदेश को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी पर्वतीय प्रदेश का एक भाग हम कहते हैं कि भाई साहब एक भाग है जिसका नाम है, एक भाग है जिसका नाम है, जिसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। क्या बोलते हैं? एक का नाम क्या है? ट्रांस हिमालय। दूसरे को बोलते हैं अक्सर मुख्य हिमालय, क्या बोलते हैं? और एक को बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, क्या बोलते हैं? पूर्वांचल। एक ट्रांस, एक मुख्य और एक पूर्वांचल। एक ट्रांस, एक मुख्य और एक पूर्वांचल। एक ट्रांस है, एक मुख्य है और एक पूर्वांचल। ये 3 भागों में हमने इसको बांटा। अब इस डायग्राम को जरा आप एक बार देखो। अगर सबसे ऊपर में यहाँ में अगर बात करें, यहाँ पे बात करें, तो ये एक पर्वत है, ऐसे फैला हुआ है, ये पर्वत फैला हुआ है और इस पर्वत का नाम पड़ता है काराकोरम। क्या नाम है? देखो ये तिब्बत का पठार है, इस तिब्बत पठार के बीच में है, जैसे हमारे शरीर में बीच में ये रीढ़ है, ऐसे यहाँ तिब्बत की रीढ़ कौन है? काराकोरम। तो तिब्बत की रीढ़ या मेरुदंड किसे कहा जाता है? काराकोरम कहा जाता है। तो ये बैकबोन है तिब्बत की, ठीक है ना। दूसरा इसके नीचे लद्दाख, इसके नीचे कौन है? लद्दाख। फिर इस लद्दाख के नीचे आपको दिखेगा यहाँ, और ये कौन सा है? जास्कर। कौन सा है? जास्कर, जास्कर। और फिर यहाँ तिब्बत में आपको दिखेगा कैलाश। कौन दिखेगा? कैलाश। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। इन चारों को संयुक्त रूप से कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या कहते हैं? ये ट्रांस हिमालय है। क्या है ये? ट्रांस हिमालय। ये आपका ट्रांस हिमालय सबसे पहला 1 नंबर पे आया। ट्रांस हिमालय में 4 आते हैं। ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग जो भारत में नहीं है वह है कैलाश। ट्रांस हिमालय का कौन सा भाग? कैलाश, जो भारत में नहीं है। ठीक है, सुनो। फिर इसके बाद में एक आता है, उसके बाद ग्रेट महान हिमालय। कौन सा आता है? महान हिमालय। उसके बाद आता है मध्य हिमालय। कौन आता है? फिर आता है शिवालिक। कौन आता है? शिवालिक। शिवालिक भी कहते हैं, वाह्य भी कहते हैं और इसको उप हिमालय भी कहते हैं। देखो उप का मैंने बताया था आपको पहले भी, उप का मतलब सहारे। तो हिमालय जो है ना, हिमालय, इस हिमालय के सहारे कौन है? शिवालिक। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? उप हिमालय भी कहते हैं। ठीक है ना। हिमालय का निर्माण शुरू ऊपर से हुआ, तो ये ऊपर से निर्माण शुरू हुआ, तो हम शुरुआत कहां से चलना शुरू करते हैं? ऊपर से शुरू करेंगे, काराकोरम से, और काराकोरम से चलना शुरू करेंगे तो सबसे लास्ट में कौन आता है? सबसे शिवालिक। बाह्य हिमालय के रूप में किसको जानते हैं? शिवालिक। अक्सर विद्यार्थी क्या करता है कि बाह्य का नाम देख करके, बाह्य का नाम देख उसको लगता है बाह्य का मतलब बाहर, और बाहर का मतलब हो गया कौन सा? कैलाश। बाह्य का मतलब वो नहीं है, बाह्य का मतलब है कि सबसे बाद में कौन बना। तो सबसे जो बाद में बनेगा वो सबसे नया होगा। तो सबसे नवीनतम श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। सबसे जो ऊपर है वो सबसे पहले का है, और सबसे ऊपर का कौन सा? काराकोरम। तो ट्रांस हिमालय पुराना है और मुख्य हिमालय नया है। पुराने में भी सबसे पुराना काराकोरम और नए में भी सबसे नया शिवालिक। बताओ समझ में सबको। पूर्वांचल के अंदर आती है पटकाई, भूमि, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ियां और मिजो पहाड़। आई बात समझ में? तो ये आती है आपकी किसके अंतर्गत? तो ये आती है सब आपकी किस में? तो ये आ गई पूर्वांचल में। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? इसका वर्गीकरण किया। अब ये जो है ये दिशा, देखो ये दिशा कई बार पूछता है नॉर्थ ईस्ट के अंदर दिशा क्या होगी। अगर ऐसा पूछे तो देखो आप सब जानते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब कौन सा पूछा है? वो पूछा है तो ऐसे देख लो, नॉर्थ ईस्ट से साउथ, नहीं सॉरी, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। और अगर ये पूछा है तो ऐसे है भाई, ऐसे तो है ये, ऐसे तो ऐसे करोगे तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। चले, जैसे पूछा है पूर्व का पूछा है तो ऐसे कर लो, पश्चिम का पूछा वैसे कर लो। तो ये तो वैसा है कॉन्सेप्ट एक तरीके का, चापाकार रूप में। कैसे? ये चापाकार रूप में। बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? खान सर तो बोले कि काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, तिरपंजाल बोले थे, तो फिर क्या सही बोले हैं? क्या ये तो बोले होंगे? वो क्या बोले होंगे सर? मतलब कुछ भी मन करता है वही लिख देना। खान सर वैसे बोले, आप ऐसे बोले, सही बोले होंगे। देखो ध्यान रखना कि वो कई बार ऐसे पूछ लेना कि ट्रांस हिमालय का कौन सा हिस्सा जो भारत में है, तो कैलाश शामिल नहीं करेंगे, अन्यथा वैसे देखो तो कैलाश भी ट्रांस हिमालय में शामिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये बात है। एक लड़का आया, सर आपने ऐसे बताया था, खान सर ऐसे बताया, कॉपी ले आते कहाँ है? वो गधा उल्टा बता रहा है, सर ने कुछ बता रखा। अगर एक बताओ, एक चीज सब यही बताएंगे काराकोरम, लद्दाख और तिब्बत में, मैं भी वही बताऊंगा, शंकर झा सर भी बताएंगे, सचिन सर भी वही बताएंगे, सारे वही बताएंगे। बच्चा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है, यार उन मास्टर तो ऐसे बताया था, इसने ऐसे बताया था, कॉपी में देखेगा जाकर के कि कॉपी में क्या लिख रखा है ना। चलो खैर ठीक है, दिशा अगर पूछे तो आप दिशा आराम से कर लोगे। आगे चलते हैं अगली बात पर, चल जा रहे हैं। हाँ चलो, इसमें कुछ चीजें काम की है, कुछ काम की नहीं है, लेकिन सारा ही समझेंगे हम ना। ये बना कैसे, इसकी बहुत जरूरत नहीं है। हेलो, लक्षण तो यही है, पिटने के जैसे ही है ना। उस तरफ टाइट क्या दिख रही है? बहुत पिटाई हो जाएगी, समझ में आ गया बात? देखो लड़कियों को पीट नहीं सकते हैं, विंडो खुली रखना चाहिए, ऐसे धक्का देते हैं नीचे पटक देंगे, बांध के। ठीक है ना। देखो ध्यान दो एक बार, हिमालय को एक बार कुछ जानकारियां हैं। चलो मैं आपको डायग्राम समझा देता हूँ। देखो ये एक बार समझो आप, ये वाला ये भारतीय प्लेट है। ये भारतीय प्लेट किससे टूटी? अफ्रीका से। अफ्रीका से टूट करके उत्तर पूर्व भरी, और उत्तर पूर्व भर करके और जाकर किसे टकराई? यूएशियन से। भारतीय प्लेट यूएशियन प्लेट टकराई, यहाँ पर सागर था, इसका नाम था कौन सा? टेथिस सागर। दोनों की टक्कर से और यहाँ पर बन गया कौन सा? हिमालय। तो हिमालय की उत्पत्ति किस क्रिया से हुई? तो ये हुई प्लेट विवर्तन की। किससे हुई? प्लेट। कितना भी बता दूंगा, आपके कोई काम का नहीं है। बहुत ज्यादा पूछेगा तो ये पूछेगा प्लेट सब किसने दिया, तो ये दिया ट्रूजो विल्सन। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 9वीं की क्लास में बिहार बोर्ड की किताब के अंदर एक बॉक्स बना करके और उसमें ये नाम लिखा हुआ है, ट्रूजो विल्सन। मेरी बात समझ में आई? आप ग्रेजुएशन लेवल से आपका एग्जाम होता है ना। यदि भाई का 4 है, मेरे भाई हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन क्लास में नहीं ना होता है। आप घर पे बता के आओ कि भाई क्लास में है, हो गई बात, ला
फोन नहीं मतलब नहीं। देखो बात, इसने बात कर फोन पे बात कर रही है, कोई बात नहीं, उतना चलेगा, लेकिन मेरे ठीक सामने बैठ के मत कर ले। बात मुद्दा तो ये है ना कि कहाँ बैठ के इसने फोन उठाया है ना। इमरजेंसी तो गलती होगी, बस कान पकड़ लेता हूँ, कोई बात, फिर नहीं कहूंगा। अरे अरे बावड़ा। तो प्लेट शब्द किसने दिया बताओ? ट्रूजो विल्सन। प्लेट शब्द किसने दिया? ट्रूजो विल्सन। प्लेट शब्द दिया ट्रूजो विल्सन। ये ध्यान रखना, कनाडा के थे है ना, तो कनाडा के विद्वान थे और इनका नाम है ट्रूजो विल्सन। तो अपने बात कह रहे थे ना कि तुम्हारा जो एग्जाम है ना वो एग्जाम ग्रेजुएशन बेस है, और ग्रेजुएशन बेस का मतलब होता है कि तुम्हारा सिलेबस जो है वो कौन सी क्लास तक आना चाहिए? 12वीं तक, है ना। जो 12वीं के एग्जाम होते हैं उनका 10वीं तक आता है ना, और जो 10वीं बेस होते हैं उनका तो क्या ही आता है, क्या ही बताएं उनका। तो ग्रेजुएशन का पेपर का लेवल ठीक होना चाहिए, जैसे यूपीपीसीएस ने पूछा ना, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं ऐसे, है ना। लेकिन बिहार में तो पता नहीं क्या ही पूछता है, लोग तक है। हे भगवान, भारत की सबसे पवित्र नदी है गंगा, मतलब ये बीपीएससी का पूछने का स्तर है, क्या क्वेश्चन पूछता है। चलो देखो, इस प्रदेश में किसका विस्तार है? हिमालय। किसका विस्तार है? हिमालय। हिमालय चापाकार रूप में है, कैसे है समझाने क्या? देखो हमने डायग्राम में देखा, चापाकार है। हिमालय धनुष आकार, धनुष ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे बन जाता है, ठीक है। और में मिलता है हिमालय एक नया पर्वत है। कैसा पर्वत है? नया क्यों कहा आपने? अभी बना था बस, नया का मतलब अभी बना था, 6 करोड़ साल हुए हैं बस, केवल कितना? 6 करोड़, अभी कुछ दिन पहले 6 करोड़। वलित है, वलित, वलित का मतलब होता है, वलित या मोर्दा का मतलब होता है फोल्ड, फोल्डिंग, फोल्ड का मतलब मुड़ जाना, है ना। जैसे ये कॉपी है, तो अब मान 2 प्रकार के बल काम करते हैं। एक तो बल होते हैं तनाव बल, वैसे वैसे खींच रहे हो, ऐसे खींच रहे हो, ये तो कौन सा तनाव? ये तनाव बल है। नहीं नहीं पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, उदास हो गया कॉपी ले ली तो। अच्छा, एक तो ये तनाव बल ऐसे, और एक होता है दबाव, इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं? तो जब ऐसे दबाव लगता है तो ये क्या होगा? दबाव लगेगा, मुड़ा ना, तो चट्टान मान लो ये स्थल है, और जब दबाव लगेगा या फिर दाब लगेगा, संपीड़न बल लगेगा, कंप्रेशनल फोर्स, तो ऐसे चट्टानें क्या होती है? मुड़ जाती है ना। तो ऐसे मुड़ जाती है चट्टानें, और ऐसे चट्टानें मुड़ती हैं इस तरीके से, इस तरीके से। इसको तो बोलते हैं अपनति, और ये क्या बोलते हैं? अभिनति। तो धरातल पर जब 2 प्लेटें टकराती हैं, 2 प्लेट जब टकराएंगी तो उनकी वजह से अपनति और अभिनति का क्या होता है? निर्माण। एंटीक्लाइन और सिंक्लाइंस बनती हैं, अपनति अभिनति के रूप में पर्वतों का क्या हो जाता है? निर्माण। तो ये कैसा पर्वत बना आपका? नवीन है, वलित है या फिर मोरदार है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ पर? किस सागर में हुई है? टेथिस सागर। तो आपसे अगर पूछे बताओ इसमें कैसी चट्टानें हैं, तो टेथिस सागर की अवसादी। कैसे चट्टानें हैं? टेथिस सागर की अवसाद, टेथिस सागर की अवसाद। तो कह रहा है कि टेथिस सागर के अवसादों में कौन सी प्रक्रिया हुई है? वलन की प्रक्रिया। और 2 प्लेट कौन कौन सी है? एक तो यूरेशियन प्लेट है और एक कौन सी है? भारतीय प्लेट। तो यूरेशियन और भारतीय प्लेट की टक्कर से और इसका क्या हुआ है? निर्माण। अभिसरण का मतलब है मिलना, है ना। अब देखो आप, मैं ज्यादा आपसे डीपली बात नहीं कर रहा हूँ, ऊपर ऊपर से बात कर रहा हूँ इसके संदर्भ में, है ना, क्योंकि कुछ भी बताएंगे तो बहुत ज्यादा काम आएगा नहीं। देखो 2 प्लेट है, एक तरफ से भारतीय प्लेट और एक तरफ से कौन सी? यूरेशियन प्लेट। तो जो जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होता है वो प्लेट हमेशा नीचे जाती है, जिसका घनत्व कम होता है वो हमेशा ऊपर रहती है। तो 2 प्लेट टकराई, एक तरफ से भारतीय प्लेट, एक तरफ से यूरेशियन। जब दोनों आपस में टकराई तो भारतीय प्लेट जिसका घनत्व क्या है? ज्यादा, मैं ज्यादा घनत्व वाली प्लेट नीचे चलेगी किसके? तो ये ज्यादा घनत्व की प्लेट नीचे चलेगी यूरेशियन प्लेट के नीचे। अब देखो जब प्लेट नीचे जाएगी तो नीचे जाएगी तो ये प्लेट पिघलेगी, और जब प्लेट पिघलेगी तो पिघलेगी क्या बनेगा? मैग्मा। और यहाँ पे कौन सा सागर था? टेथिस सागर। तो दोनों जब ऐसे संपीड़न बल लगेगा तो ये अवसाद तो इस प्रकार से बन जाएंगे पर्वत, और एक प्लेट कहाँ जा रही है? नीचे। इस प्रक्रिया को बोलते हैं सबडक्शन। क्या बोलते हैं? सबडक्शन। प्रविष्टन, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करना। तो भारतीय प्लेट का प्रवेश हो रहा है किसके नीचे? यूरेशियन प्लेट के नीचे। और जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जाएगी तो नीचे जाकर पिघलेगी, पिघलेगी तो क्या बनेगा? लावा। और ये जो लावा है, ये लावा ऐसे तोड़ करके प्लेट को बाहर निकलेगा। इसलिए आप देखते हो कि ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अब मैं आपको एक बढ़िया सी चीज बताता हूँ। आपको सुबह बताया था एक घाटी का नाम, जिसका नाम था पूगा घाटी, आप बताया था। तो पूगा घाटी गर्म जल का भूतापी ऊर्जा ने बताई थी, क्योंकि ये यहाँ पर किसी समय क्या हुआ करता था? ज्वालामुखी। तो जो ये गर्म जल के स्रोत है ना, इस तरीके की भूतापी ऊर्जा, ये नीचे कहीं ना कहीं मैग्मा चैम्बर है या ज्वालामुखी की उपस्थिति थी, जिसकी वजह से उसके अवशेष के रूप में कौन सी घाटी आपको देखने को मिलती है? पूगा घाटी। समझ में आई बात कुछ? तो भारतीय प्लेट किसके नीचे जाएगी? यूरेशियन प्लेट, और इसकी वजह से ट्रांस हिमालय में क्या देखने को मिलेंगे? ये मिलेंगे ज्वालामुखी। अब मैं आपको बिल्कुल मोटा मोटा ऊपर से बताया, नहीं तो मैं और कई रंग बताता यहाँ पर, पृथ्वी की संरचना समझाता, प्लेट समझाता, स्थलमंडल समझाता, एक पूरी क्लास लग जाती है उसके अंदर। लेकिन चूंकि तुम्हारे काम का बोझ नहीं है, इसलिए मैं ऊपर ऊपर से बताते हुए निकल जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पर दिखा दिया है संपीड़न बल, और संपीड़न बल लगता है तो क्या बनते हैं? वलन बनते हैं। भाषा लिखती है जब भारतीय प्लेट का प्रविष्टन यूरेशियन प्लेट के नीचे होगा तो उच्च ताप के कारण प्लेट क्या होगी? पिघलेगी, मैग्मा का निर्माण होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हिमालय के निर्माण के आरंभिक काल में ज्वालामुखी क्या होंगे? प्राप्त होंगे। ये यहाँ पर भाषा लिखी हुई है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अगली बात पर बढ़ते हैं, अगली बात पर चलें। हिमालय के निर्माण का वो लगभग 6.5 करोड़ या 65 मिलियन वर्ष टर्सरी काल में, किस काल में हुआ? टर्सरी काल में हुआ है। और ट्रांस हिमालय के क्षेत्र में ज्वालामुखी अवशेष मिलते हैं, कौन सा आएगा? द्रास। द्रास एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण। भारत में सभी प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। हाँ जी, नहीं ठंडा, देखो सुनो बात समझो कि द्रास ठंडा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ज्वालामुखी नहीं हो सकता है। ज्वालामुखी का संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जबकि वहां पर बर्फ का गिरना वो वायुमंडलीय कारक है। बात समझे नहीं समझे? भाई बर्फ पड़ी रहेगी, मैग्मा जहां से निकलेगा वो बर्फ को पिघला देगा। तो ज्वालामुखी तो किसी छोटे से क्षेत्र में होता है ना, जबकि बर्फ का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, पूरा प्रदेश बर्फ पिघला दो। लेकिन ज्वालामुखी एक छोटा सा, मान लो कितना होता होगा ज्वालामुखी का जो मुख है, वो अपना ये क्लास लगा लो, पूरा केजीएस कैंपस लगा लो, इतना बड़ा होगा बस, उसमें से ही क्या होता है? मैग्मा निकलता है। अगर ज्यादा मैग्मा निकलता है तो नदी के रूप में बहती रहती है चट्टानें, पिघली हुई चट्टानें, है कि नहीं। तो द्रास में देखो, भारत में मृत ज्वालामुखी भी मिलता है, भारत में सुसुप्त भी मिलता है, भारत में सक्रिय भी मिलता है, और भारत में पंख ज्वालामुखी मड वोल्केनो मिलता है, कीचक ज्वालामुखी, है ना, बरातांग, अंडमान निकोबार, ये चर्चा में है अभी फिलहाल, इसको जरूर ध्यान रखना बरातांग के अंदर। आगे देखते हैं कि वर्गीकरण मैंने बताया आपको, ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैला, 3 भारत में है, जब ये कहां पर आपका? तिब्बत में। तिब्बत में है, ये आपका तिब्बत में आएगा। मुख्य हिमालय महान, लघु, और एक कौन सा? बाह्य, और एक कौन सा है? पूर्वांचल। अब हम आते हैं किस श्रेणी पर? काराकोरम। कौन श्रेणी है? काराकोरम। काराकोरम देखो इसमें काराकोरम, काराकोरम के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? काराकोरम के बारे में तो एक ही बात कहना चाहता हूं, और काराकोरम के बारे में एक सिंपल बात है कि भारत में सबसे दक्षिणतम पहाड़ियां कार्डमम है, सबसे दक्षिणी पहाड़ियां कार्डमम, और सबसे उत्तरी जो पहाड़ियां है, उत्तरी जो पर्वत है वो कौन सा है? काराकोरम। भारत का सबसे उत्तरतम पर्वत कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम का विस्तार लद्दाख में है, और काराकोरम का विस्तार तिब्बत में भी है, ठीक है। ये मैं बताया था कि तिब्बत की रीढ़ किसे कहा जाता है? काराकोरम। इसे कहा जाता है तिब्बत की रीढ़, काराकोरम को, ठीक है ना। अब सुनो आप, काराकोरम जो है काराकोरम श्रेणी, इस काराकोरम श्रेणी में एक आती है चोटी, और इस चोटी का नाम है केटू। क्या नाम है? सारे बोलो क्या नाम है?
इसी का नाम है गोडविन ऑस्टिन। क्या नाम है इसका? एक नाम है गौरीनंदा पर्वत। कौन सा है? गौरीनंदा पर्वत। इसका नाम है सैवेज पर्वत। क्या नाम है? गौरीनंदा, सैवेज, गोडविन ऑस्टिन, केटू। गोडविन ऑस्टिन, केटू, सैवेज और गौरीनंदा, ये सब गौरीनंदा। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर, 8611 मीटर, 8611 है। अब सुनो, आप ध्यान दो भाई साहब, ये दुनिया, ये काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम की सबसे ऊंची। अच्छा, इसकी अवस्थिति कहां पर है? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके में। आप है पीओके। एक बात को समझो, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हमने क्या कहा? भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर आपको नहीं सही तो पीओके में। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, इस डाउट को बहुत लेकर के आते हैं बच्चे, है ना। लो, आज के सेट का क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेट उसका तो सॉल्यूशन मिला होगा तुम्हें, मिल गया सॉल्यूशन, तो उसको क्यों नहीं कर रहे हो? डिस्कशन थोड़ी होगा, होना चाहिए। नहीं, देखो बताओ, मेरी बात सुनो, सुनो सुनो सुनो, मेरी बात तो सुन लो यार, तुम बात ज्यादा करते हो, कोई बात नहीं सुनते हो। ले, कई बार तो ना मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसा लगता है ना कई बार कि लोकसभा चल रही है, मैं अध्यक्ष ओम बिरला और तुम लोग सारे सांसद हो यहाँ पर, है ना, कि हम सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं मास्टर, तू चाहे कुछ भी कर ले भले ही। मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ, मेरे घर में कोई वैल्यू नहीं है, हमारे घर में कम से कम तुम तो कदर कर लो यार, कम से कम। लो बताओ, करते हो तुम कदर? है सच में भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी बात ही नहीं सुनते हो आप तो, बस केवल, है ना। देखो सॉल्यूशन का मैं तुम्हें एक बढ़िया चीज बताता हूँ, सुनो। हम सॉल्यूशन करवा देंगे 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे तो। लेकिन आप कहो उससे पहले सुनो, है ना। अगर आप मेरी बात सुनोगे तो आप संतुष्ट हो जाओगे, ना नहीं करवाना सॉल्यूशन, है ना। अगर फिर भी आप कहो कि सॉल्यूशन करवाओ, तो भले मुझे अकेले करवाना पड़े, मैं अकेले करवाऊंगा, लेकिन करवा देंगे, मान लो करवा देंगे। लेकिन आपको अच्छे तरीके से पता है कि हम आपको सारी थ्योरी पढ़ा देंगे, तो ये सॉल्यूशन नहीं हो क्या हुआ है? और ये क्या हुआ है बताओ? ये सब पहले चल रहा है, और जो सुबह की क्लास होती है वैसे ही सारे क्वेश्चन टेस्ट में आ रहे होंगे, तो वो भी क्या है? सॉल्यूशन ही है। मेरी बात समझे नहीं समझे? वर्ल्ड कप बता देंगे, करवाएंगे। सुनो, सुन नहीं रहे हो? अब एक कॉमन समस्या आई है कुछ बच्चों की, कुछ बच्चों की। एक बच्चा तो बहुत चिंतित था, है ना, और मैंने पहले भी कहा था, देखो चिंता होना स्वाभाविक है ना, चिंताएं होना स्वाभाविक है। चिंता में मेरा 5 किलो वजन घट चुका है। सुनो, कितना किलो बढ़ गया? वो 1 आधा किलो घट गया होगा। और एक बात और सुनो, और कोई चिंता का विषय भी नहीं है, फालतू में चिंता है, बेकार में, मतलब कुछ नहीं हो रहा है लाइफ में, तो क्या हो रही है? चिंता हो रही है। इसलिए अच्छा, इस बात को मैं जानता भी हूँ कि कोई टेंशन नहीं, सब ठीक है ना। भाई थोड़ी बहुत समस्याएं तो सबके जीवन में चलती रहती है, लेकिन फिर भी फालतू में सिर में दर्द, इधर दर्द हो रहा है, कभी इधर दर्द हो जा रहा है, कान में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, बस कुछ नहीं, फालतू में ही टेंशन हो रही है। इस चक्कर में बीच बीच में कई बार मैं उल्टा बोल जाता हूँ, होता नहीं होता है? कई बार तो बीच में उल्टा कई बार बोल जाता हूँ बीच में। तो इसलिए जो है ना, आपका एक कॉमन समस्या आ रही सारे बच्चों की, टेस्ट में नंबर आ रहे हैं 45, आ रहा है ना, ऐसा हो रहा है कईयों के साथ, पड़ोस वाले के आ रहे हैं 90। अब आपको लगा यार ये तो लग गया नौकरी, है ना। तो देखो ऐसा है, जिसके 90 नंबर आएंगे जरूरी थोड़ी वो फिजिकल भी पास करेगा। बराबर है? जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है। अरे इसका तो एग्जांपल मेरे जीवन में बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मेरी लाइफ में। एक मिनट सुन लो एक बार, वो एग्जांपल मैं सबको बताता हूँ। हमारे अनु है ना, मेरी सिस्टर अनु, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर का उसका वो था, पेपर पास हो गया भाई। वो लड़की उसने बहुत मेहनत करी, पूरी जान लगा दी, फिजिकल नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। फिर उसने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया। अच्छा, उसको भी कोई समय में क्रेज हुआ करता था पुलिस में लगने का। मैं उसको कहता देख अनु, ऐसा है, तू जितनी मेहनत यहाँ कर रही है, इतनी मेहनत अगर तू आरएएस में कर लेगी तो तू एसडीएम बन जाएगी, तो चल तेरे काम कर। सही में। फिर मैंने उसको कहा देख अनु, ऐसा है कि साइंस का, वो बीएससी एमएससी करी हुई है, तो मेरे साइंस की बहुत जरूरत होती है, साइंस बहुत आता है। एक काम कर, तू, मैं तुझे अपने कोचिंग में ले चल रहा हूँ, दोनों बहन भाई चलेंगे सिटी 100 उठा करके। मेरे पास सिटी 100 मोटरसाइकिल थी, तो मैं दोनों अपनी सिटी उठाएंगे, दोनों बहन भाई चला करेंगे। अब आप समझो एक बार, अगर वो लड़की मेरी बात मानी होती तो आज साइंस और ज्योग्राफी दोनों बहन भाई पढ़ा रहे होते हैं यहाँ पर। समझे नहीं समझे? दिल्ली पुलिस का पेपर पास हो गया, अच्छे नंबर, मतलब कट ऑफ जीती, 10 नंबर एक्सेस फालतू, मतलब अच्छी थी पढ़ने में। अब क्या हुआ कि जिस दिन फिजिकल था ना, तो फिजिकल देने गई, राजी होकर गई, नए जूते पहन के जाऊंगी। ध्यान रखना, प्रैक्टिस जो होती है ना, जिस जूते में प्रैक्टिस हुई है आप उसी में कर पाएंगे। नया जूता पहन के चली गई, फिजिकल नहीं हुआ। उसने अपने जीवन के 5 साल दे दिए। 5 साल बाद बोली, एक दिन बोली भाई देख ले कोई बढ़िया सा लड़का। हमने देखा तो 2 महीने बाद लड़का देख दिया, 1.5 साल बाद शादी कर दी। अब उसके बेटा हो गया, आराम से मम्मी बड़ी घूमती है, कोई काम नहीं। अब सुनो, अब अनु कह रही है भाई लगवा देना, कोचिंग में लगवा दे। तो मैंने उसको कहा, बोली कोचिंग में लगवाएगा नहीं लगवाएगा? तो मैंने उसको कहा कि देख, मैंने तुझे कही थी एक बार कि यार इसकी तैयारी कर ले। तूने क्या कहा था? तूने कहा था कि चल तेरा काम कर। तो मैंने कहा तुझे लगवा दूंगा, फिलहाल चल तू तेरा काम कर। मैंने उल्टा, मैंने चल तेरा काम कर, ना ठीक है। तो फिर मैंने सर को, खान सर को बोला, तो सर बोले ठीक है कोई बात नहीं, अनु का डेमो टेस्ट करवा लेंगे। भाई पैकेज का सामान प्रक्रिया है, ठीक है। जो बहुत बड़े फैकल्टी है उनका तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो एक अलग सिस्टम होता है। बहुत सीनियर फैकल्टी है ना, 25 साल एक्सपीरियंस है, 30 साल एक्सपीरियंस है, तो जितने बड़े टीचर है, सीनियर टीचर, उनकी तो प्रक्रिया है कि वो बहुत सीनियर है, या कहीं पर किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है, तो वैसे टीचर का तो अलग होता है। लेकिन जो सामान्य यंग टीचर जितने भी आते हैं, वो सारा एक प्रक्रिया है, डेमो दो, टेस्ट करो, इंटरव्यू करो, आ जाओ केजीएस में, स्वागत है सबका, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर की बहुत जरूरत है, ठीक है। तो मैंने जी कैसा है कि पहले तो तेरा डेमो जाएगा, पहले डेमो दिखना चाहिए यहाँ पे पढ़ाने लायक नहीं है, फिर दूसरे नंबर पे तेरा टेस्ट होगा, फिर तीसरे नंबर के ऊपर तेरा इंटरव्यू होगा। बता कब से शुरू करवाने प्रक्रिया को, ठीक है ना। बोलना तो वो देख लेना कोई जिसमें टेस्ट नहीं हो। अब क्योंकि खान साहब तो पहले परिवार से बात करते हैं ना, तो अब उनको क्या लगता है कि ये भी भाई है, वो भी भाई है, अब भाइयों की सरकार है, ये जिस अपना घटाई संस्थान है वैसे ही। मैंने कहा ना 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 ना, ये बोल जाता है ना, बस सब चीज में ठीक है, वो सब सही है, लेकिन भाई जो प्रक्रिया है उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना। चल थोड़ा अनु तो बड़ी बात है, तो मेरे लुगाई कोई नहीं लिया केजीएस ने, बताओ समझो बात को। तो अब आप समझो एक बार, है कि नहीं। तो उसके बाद उससे तो बड़ा कुछ है नहीं, है कि नहीं, मतलब उससे बड़ा बहुत कुछ है, लेकिन मतलब ठीक है, उससे तो बड़ा मम्मी है, पापा, ऐसा है मान लो, लेकिन प्रक्रिया है, संस्था है, किसी बैठ लेगा, बताओ। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो आपकी चिंताएं हैं, है ना, तो वो वाजिब चिंताएं हैं। टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही ना सोचें कि जिसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं वो फाइनल हो गया सिलेक्शन, समझे नहीं समझे, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। दूसरा,
जो टीम पेपर बनाती है, कल 5-6 बच्चे शाम को मेरे पास आए थे और मैं आपको ऑन रिकॉर्ड दिखा सकता हूं, मेरे फोन की सारी चैट दिखा सकता हूं कि हमारी जो टीम है, कल वो बच्चे कौन-कौन सी क्लास में बैठे हैं, तो शाम को जिनको मैंने चैट पढ़वाई थी टीम की, आप लोग थे, मैंने आपको पढ़वाया था चैट नीचे कि हमारी टीम जो टेस्ट बनाती है, मैं आपको अभी भी पढ़वा सकता हूं, वो चैट आप चाहे तो आके वेरीफाई कर लें। मैं जो बात बोलता हूं बिल्कुल सही बोलता हूं। तो उसमें टीम ने टेस्ट दिया, उन्होंने वेरीफाई किया सर बताओ कैसा है। तो वे जो टेस्ट बनाते हैं वे लोग खुद बीपीएससी पिछले 2-3 बार 4 बार दे चुके हैं। अब चूंकि फाइनल उनका सिलेक्शन हुआ नहीं है, उन्होंने ट्राई किया होगा, केजीएस में भी ट्राई किया होगा कि चलो एज ए टीचर हम कर लेते हैं, तो लेकिन चलो नहीं, चांस सबको नहीं मिलता है, तो वो कंटेंट टीम में फिर जुड़ जाते हैं ऐसे लोग, है ना। तो अच्छे जानकार तो है, लेकिन अच्छे टीचर जरूर थोड़ी अच्छा टीचर हो सकता है, तो वो एक्सपर्ट लोग हैं, बिल्कुल बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, सब अच्छे टेस्ट क्वालिफाइड है बीपीएससी के, वो टीम बनाती है। तो हम उनको ये कहते हैं, है ना, कि आप पेपर का लेवल थोड़ा सा हल्का सा, थोड़ा सा अप रखो लेवल, ताकि थोड़ी टफ क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाएगी। जूते वाली बात है, प्रैक्टिस। तो जब आपको थोड़े से मुश्किल प्रश्न करने की आदत होगी ना, तो थोड़े सरल प्रश्नों को आप आराम से कर लोगे। मेरे बात समझे नहीं समझे। एक बार हम ऐसा टेस्ट भी रखेंगे बीच में, जिसमें सबसे सरल प्रश्न आएंगे, सीधे सीधे प्रश्न, और आप उसमें टेस्ट में देखना आप वे प्रश्न गलत सबसे ज्यादा करोगे जो आपको आते थे, समझे नहीं समझे। इसलिए टेस्ट जरूरी है देना, लेकिन टेस्ट में अगर आपका मार्किंग कम आ रहा है तो आप बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि आप कमजोर हैं, आपकी पढ़ाई में आप पीछे जा रहे हैं, बाकी लोग अच्छा कर रहे हैं, इस चीज को लेकर बिल्कुल चिंता नहीं करनी। और टेस्ट का जो डिस्कशन है, आप टेस्ट के डिस्कशन मिल जाता है, उसको डिस्कस नहीं करवाएंगे, आपको सीट मिल जाती है, आपको सीट से पढ़िए टेस्ट को, ठीक है ना, क्योंकि ये सोल्यूशन चल रहा है। अब हिमालय के क्वेश्चन सुबह करे थे, अब आप करोगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि सुबह का डिटेल डिस्कशन शाम को चल रहा है, ठीक है। तो डिस्कशन की आवश्यकता अपने को बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। और टेस्ट दूसरे के नंबर देकर के बिल्कुल चिंताएं, घबराहट, बेचैनी की आवश्यकता नहीं है। देखो मैं आपको खुद बता रहा हूं, मैं आपको कहता रहता हूं, मैं खुद इसी से बहुत परेशान हूं कि मेरी नींद सही तरीके से मुझे आ नहीं रही है, सिर दर्द रहता है ना। तो आपके बैच में आके इतने एनर्जी से मैं कोशिश करता हूं कि बहुत फुल एनर्जी से पढ़ाएं, लेकिन फिर भी नींद की वजह से मैं खुद बहुत डिस्टर्ब हो रखा हूं, मतलब ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूं नींद की वजह से। तो नींद अगर आपकी पूरी नहीं होगी तो आप इरिटेशन होगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, समझे नहीं समझे। तो ये है कि आप अगर नींद पूरी नहीं लोगे तो मान लो कि आप बारूद के ढेर पर माचिस लेके बैठे हो और आप कोशिश कर रहे हो लेकिन माचिस पर जल नहीं रही है आपकी, समझे नहीं समझे। अगर आप नींद नहीं ले रहे हैं तो आप अपने साथ बहुत खराब कर लेंगे, ये बता रहा हूं। एक बात को ध्यान रख लो, कम से कम 6 घंटा प्रॉपर नींद, कम से कम 6। किसी दिन 7 घंटे सो गए तो सो गए, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल ही ना सोचे ना। तो प्रॉपर 6-7 घंटे डेली नींद चाहिए बस, चलो। और अपनी जो क्लास है उतना करो और फिर खुद से सेल्फ स्टडी करो ना, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। चलो नहीं बच्चे लास्ट में लेंगे, सबसे लास्ट में आगे से आओ। अब सुनो जल्दी फटाफट जल्दी, वो भी पकड़ा, उधर से पकड़ा। देखो अब सुनो, ट्रांस हिमालय के अंदर आपकी केटू है ना। यार ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तुमने पिछले दरोगा में पूछा था। हम क्यों सोचे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। वाह वाह वाह, ये पच्चीस किसने लिखी है बताओ। इसमें पता क्या लिखा, सुनो, छोटी मम्मी कैसी है, उनका तो चिंता नहीं होगा ना आपको, ना ना ना, उसे कोई चिंता नहीं होती है ना, उसको चिंता होती है मेरी। देखो ये वाला क्वेश्चन तुमने पहले पूछा था पिछले बैच में भी, इसका आंसर मुझे भी ध्यान नहीं है ना एक्चुअल में, इसको देखते हैं एक बार। ये डिलीट तो नहीं हुआ था ये क्वेश्चन कि कौन सी मां का निर्धारण करें जो बिना पार किए बिना चीन जा सकते हैं। इस पर भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत म्यांमार, भारत तिब्बत। भारत बांग्लादेश को पार सीमा तो पार करनी पड़ेगी, इसका लॉजिक मुझे भी नहीं पता है, अब मैं आपको झूठ मूठ में कुछ नहीं बता सकता हूं ना। अरे कई बार क्या होता है, सुनो प्लीज, कई बार प्रश्न आते हैं, पेपर में प्रश्न आ गया, वो डिलीट हो गया, समझे नहीं समझे। और जब कोई पेपर में प्रश्न डिलीट हो जाता है तो बच्चे उसी को पूछते रहते हैं, अब मैं उसमें क्या जवाब दूं बताओ, है ना। तो कुछ क्वेश्चन डिलीट वाले क्वेश्चन मत पूछा करो कभी भी ना। चलो आगे देखो इसमें, अब केटू में पीओके में है, केटू कहां पर है, पीओके में। तो ध्यान रखना, केटू भले ही पीओके में है लेकिन केटू भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आपसे पूछे कि बताओ भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू। कौन सी है, केटू। आपसे पूछे काराकोरम में सबसे ऊंची कौन है, केटू। आपसे पूछे ट्रांस हिमालय में सबसे ऊंची कौन सी, केटू। ट्रांस हिमालय में कौन सी है, केटू। तो केटू भारत की सबसे ऊंची है, केटू ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची है, और केटू जो है काराकोरम की भी सबसे ऊंची। केटू पीओके में, केटू कहां पर है, पीओके। केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है, केटू दुनिया की दूसरी, बेटा हेलो इधर, केटू दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची है। दुनिया की पहली सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में। अंतर समझो, अंतर या गलती होती है बच्चों से अक्सर, कंफ्यूज, आप बहुत कंफ्यूज हो गए इसमें, इसको क्लियर करो अभी क्लास में। दुनिया की पहली सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट जो महान हिमालय में, ट्रांस हिमालय में नहीं। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची केटू जो महान हिमालय में नहीं है, ट्रांस हिमालय में। पहले समझ में, अब थोड़ा ट्विस्ट लेते हैं हल्का सा। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। कौन सी है, कंचन। दुनिया में तीसरी सबसे ऊंची कंचनजंगा, दुनिया में तीसरी सबसे ऊंची कंचन। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ऐसा पूछे कि महान हिमालय की दूसरी सबसे ऊंची, तो कौन सी आएगी, मेरे पास समझ में, महान हिमालय में। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची, प्रश्न सुन लो ना, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची लेकिन ट्रांस हिमालय में नहीं है, तो कौन सी आएगी, मेरे पास समझ में आ गई। तो ये ध्यान रखना, प्रश्न पढ़ के उत्तर करना है, समझे नहीं समझे। और जो दुनिया की दूसरी है, सॉरी दुनिया की तीसरी है, महान हिमालय की दूसरी, यह भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची है, नहीं समझ भाई। भारत की सबसे ऊंची, भारत की दूसरी सर्वोच्च कंचनजंगा, कंचनजंगा, समझ में आ गई। इधर एक चोटी और पड़ती है, इसका नाम है लाओत्से। कौन सी है, लाओत्से। लाओत्से और माउंट एवरेस्ट के बीच में ग्लेशियर है, उसका नाम है खुम्बू। कौन सा ग्लेशियर है, दुनिया में सर्वाधिक ऊंचाई पर 7600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर कौन सा है, खुम्बू ग्लेशियर, लाओत्से और माउंट एवरेस्ट के बीच में। तो ये तो हुई बात चोटी की। इसमें कुछ और चोटियां हैं जिनका नाम है ब्रॉड पीक, हिडन पीक, सैडल पीक नहीं, सैडल पीक अंडमान निकोबार, ब्रॉड पीक, हिडन पीक, है ना, ब्रॉड पीक, हिडन पीक, ये भी आपके कहां पर, काराकोरम। केटू भी कहां पर है, काराकोरम। यहाँ पर 2 दर्रे आते हैं, इन दर्रों के अंदर एक दर्रा आता है जिसको बोलते हैं कौन सा, काराकोरम, और एक और दर्रा पड़ता है इधर, और इस दर्रे का नाम है अघिल। कौन दर्रा है, अघिल, काराकोरम और अघिल। देखो ये सिंजियांग प्रांत है, जिंजियांग तक इसको लिखा जाता है, सिंजियांग बोलते हैं। तो ये दोनों दर्रे जब इनको पार करेंगे तो ये कहां पर पहुंच जाओगे आप, चीन। आप पहुंचोगे चीन, चीन पहुंचोगे आप, ठीक है, चीन पहुंचोगे इससे। अच्छा अब सुनिए, आप अगली बात पर चलते हैं। इसमें ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है सियाचिन। कौन ग्लेशियर है, कौन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन। और सियाचिन जो ग्लेशियर है यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। क्या है, युद्ध क्षेत्र। देखो पहले यहाँ कोई नहीं रहता था, 1983-84 के बाद यहाँ पर सेना गई है, क्योंकि पहले तो हमारे पास में था भाई, हमें ये था कि ये जम्मू कश्मीर का भाग था, और जम्मू कश्मीर मतलब भारत का था, पहले कोई जाता नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने एक बार यहाँ पर क्या करती, घुसपैठ। तो भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ने एक संयुक्त अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। कौन सा था, ऑपरेशन
फिर इनको मार मार के यहाँ से निकाला गया। अभी भी हमारे भारतीय सैनिक सियाचिन में ड्यूटी करते हैं। इतना बुरा हाल है, मतलब बर्फ से पैर वैर खराब हो जाते हैं, हाथ खराब हो जाते हैं, है ना। बहुत मुश्किल हालात में यहाँ पर नौकरी करते हैं यहाँ पर हमारी सेना के जवान, ठीक है ना। तो ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर। अब चलो इसमें देखते हैं। देखो भारत सबसे उत्तरतम, हिमालय पर्वत तंत्र में सबसे प्राचीनतम। विस्तार कहाँ पर तिब्बत में मिलता है? तिब्बत, अच्छा लद्दाख व तिब्बत कहाँ पर मिलता है? लद्दाख व तिब्बत में मिलता है। इसे तिब्बत की रीढ़ या मेरुदंड। इसका एक नाम है कृष्णगिरी। क्या नाम है इसका? कृष्णगिरी। इसी का नाम है कृष्णगिरी है, कृष्णगिरी इसी का नाम है। आगे चलते हैं अगला। अच्छा ये वापिस खुल गया क्या? आगे देखो इसमें सुनो, जब मान लो ऊपर आपका ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं कौन सा? सियाचिन। कौन ग्लेशियर है? सियाचिन है। कौन ग्लेशियर है? सियाचिन। सियाचिन है, सियाचिन ग्लेशियर है। और यहाँ से नदी निकलती है और इसका नाम है नुब्रा। कौन सी है? नुब्रा। नुब्रा नदी। तो देखो नुब्रा नदी जिस क्षेत्र में बहेगी उसको कहते हैं नुब्रा घाटी। क्या कहते हैं? नुब्रा। सियाचिन ग्लेशियर पिघलने से नदी बनती है नुब्रा नदी। अरे लड़का, सियाचिन ग्लेशियर पिघलने से नदी कौन सी बनती है? नुब्रा। अच्छा सियाचिन ग्लेशियर बताओ, नुब्रा घाटी के उत्तर में कि दक्षिण में? उत्तर में। नुब्रा घाटी के उत्तर में, उत्तर में। और नुब्रा घाटी के उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर अवस्थित है जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर सबसे बड़ा ग्लेशियर भी कौन सा है? सियाचिन। विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट। कौन सा है? लैम्बर्ट। ध्रुवीय क्षेत्र बाहर अगर हटा दो, लैम्बर्ट हटा दो, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सियाचिन। और वैसे सबसे ज्यादा ऊंचाई पर कौन सा है? खुम्बू है। कौन सा है? खुम्बू। सियाचिन के अलावा काराकोरम में कुछ और दर्रे हैं। बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार। बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार। बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार। बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार। ये है। देखो ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन में पाकिस्तानी अवैध घुसपैठ के विरुद्ध चलाया गया। ऑपरेशन मेघदूत। इस श्रेणी में स्थित काराकोरम और अगिल दर्रे है और इसमें काराकोरम दुनिया का सबसे ऊंचा दर्रा है। लेकिन काराकोरम जो दर्रा है ना, ये मोटरेबल पास है बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मजे दोनों बराबर ले रहे हैं, कभी मैं जिंदगी के और कभी जिंदगी मेरे। मैं इसमें क्या ज्ञान दूं आपको? खान सर को बताना, सर सही बताएंगे इसके बारे में डिटेल, है ना। देखो ध्यान दो थोड़ा सा। जिंदगी जब मजे लेने को उतरती है ना तो समझ में नहीं आता है कि नहीं? नहीं तो इसलिए देखो आगे 30 साल का एवरेज है। 60 साल में भारत सरकार या बिहार सरकार रिटायर कर देती है। रिटायर का मतलब क्या है? रिटायर का मतलब ये होता है कि अब आप काम के, समझ में आई बात? तो अब आप समझ लो एक बार, 40-35 साल लाइफ के हैं, है कि नहीं? बढ़िया से लाइफ को एक बार बना लो अच्छे से, है ना। देखो ऊपर से श्रेणी कौन सी है? काराकोरम। कौन श्रेणी है? इसके बाद कौन सी है? लद्दाख। कौन श्रेणी है? इसके बाद कौन सी है? जास्कर। कौन सी है? जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इन बारीकियों को आप ध्यान से समझना क्योंकि यहाँ पर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। और एक एक चीज को आप अगर एक बार समझ ठीक से तो ये बहुत सारी चीजें आपको प्रॉपर याद हो जाएंगी, फिर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे ना। इन आपको सिर्फ सुनना है, बोलना किसी को नहीं, ध्यान से सुनना है ना। तो देखो काराकोरम ऊपर है, इसमें 2 दर्रे, अगिल और काराकोरम 2 दर्रे हैं, बोलना नहीं है। इनको जब आप क्रॉस करोगे तो आप पहुंचेंगे चीन। इसके नीचे एक श्रेणी आई जिसका नाम है कौन सा? लद्दाख है। सुनो, लद्दाख श्रेणी में 2 बड़े फेमस दर्रे हैं। लद्दाख श्रेणी के पूर्व में स्थित है उमलिंगला। लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग में स्थित दर्रा उमलिंगला है, लद्दाख के अंदर है। और इसके पश्चिमी भाग में एक दर्रा है जिसका नाम है खरदुंगला। मैं कहा था बोलना नहीं है, मैं बोलवा लूंगा आपसे। लद्दाख के 2 दर्रे ध्यान से मन मन में रिवाइज करो। लद्दाख श्रेणी के पश्चिम में खरदुंगला, पूर्व में उमलिंगला। पहले दुनिया का सबसे ऊंचा मोटेबल पास था खरदुंगला, उसके बाद बना नया उमलिंगला, अभी बन गया मिगला, ठीक है। तो ऊपर आगे कौन सी श्रेणी? लद्दाख। इस लद्दाख श्रेणी में एक चोटी पड़ती है जो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। इस चोटी का नाम है मैं कौन पूछ रहा है तुमसे? राकापोसी। मैं खुद बता दूंगा आपको, रुक जाओ एक बार सुन लो केवल। राकापोसी लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी है, लद्दाख श्रेणी की। और राकापोसी दुनिया में सबसे अधिक तीव्र ढाल की चोटी भी है। तो ऊपर से मैंने बताया आपको काराकोरम जिसमें 2 दर्रे, अगिल और काराकोरम। चोटी केटू, ब्रॉड पीक, हिडन पीक, गसेब्रूम, मसेब्रूम, ये सब चोटियां इसकी थी। एक ग्लेशियर बताया जिसका नाम था सियाचिन, बाल्टोरो, बियाफो, हिस्पार। लद्दाख श्रेणी के अंदर एक सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, दुनिया की सर्वाधिक तीव्र ढाल की चोटी कौन सी? राकापोसी। लद्दाख में 2 दर्रे, एक खरदुंगला, एक दर्रा उमलिंगला। खरदुंगला जो दर्रा है आप देखेंगे तो नीचे जब आएंगे नीचे तो इस लद्दाख श्रेणी के नीचे एक श्रेणी पड़ती है, इसका नाम है जास्कर। लद्दाख श्रेणी का आगे विस्तार कैलाश है, लद्दाख का आगे विस्तार कैलाश है। और इस लद्दाख श्रेणी के नीचे उत्तराखंड तक फैली हुई है, इसका नाम है जास्कर। ये जास्कर श्रेणी है। और जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणियों के बीच से एक नदी बहती है मानसरोवर झील से निकलकर, इसका नाम सिंधु है। इसका नाम सिंधु नदी है। सिंधु नदी के दाएं तट पर एक नगर बसा हुआ है, इसका नाम लेह नगर है। कौन सा नगर है? लेह। लेह नगर है, लेह। तो ये लेह नगर आएगा। इसको आप 2 तरीके से समझ सकते हैं। या तो आप कह दो कि लेह नगर इस लद्दाख श्रेणी की तलहटी में है, और या कह सकते हो कि लेह नगर इस सिंधु नदी के दाएं तट पर है। एक ही बात है, दोनों समान बात है। तो आप देखोगे कि ये जो आपकी नदी निकली आपकी सिंधु नदी, इसके दाएं किनारे पर लेह है। अगर आप जाना चाहते हैं लेह से सियाचिन, तो लेह से सियाचिन जाने के लिए आपको 2 दर्रा पार करना पड़ेगा, खरदुंगला। लेह को सियाचिन से जो जोड़ता है वो दर्रा कौन सा है? खरदुंगला। जबकि इस तरफ पड़ता है दमचोक, इस तरफ पड़ता है चिसुमले, और दमचोक और चिसुमले उस दर्रे का नाम है उमलिंगला, ठीक है। उमलिंगला। आपको दर्रों की अवस्था समझ में आई? काराकोरम में 2 दर्रे, काराकोरम और एक आपका अगिल। नीचे लद्दाख में 2 दर्रे, एक पल्ली तरफ है खरदुंगला और इस तरफ है उमलिंगला। कौन सा है? उमलिंगला। और नीचे जब जास्कर में आप आएंगे तो जास्कर कैलाश के बीच नदी सिंधु, सिंधु के दाएं तट पर लेह, सिंधु के दाएं तट पर लेह। और इस जास्कर में 2 बड़े दर्रे आते हैं। जास्कर का एक बड़ा दर्रा है जिस दर्रे को बोलते हैं फोटुला, एक का नाम बारालाचा ला। फोटुला जम्मू कश्मीर में, ना सॉरी फोटुला लद्दाख में, और बारालाचा हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा हिमाचल प्रदेश। बारालाचा दर्रे के निकट से चंद्रा और भागा नदियां निकलती हैं, और वही आगे चलकर चंद्रभागा, जिसे फिर जम्मू कश्मीर में चिनाब कहते हैं, वही चिनाब नदी, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तो जब आप देखोगे तो फिर जास्कर के नीचे एक श्रेणी आती है महान हिमालय। कौन सा है? महान हिमालय। भाई महान जो हिमालय है, इस महान हिमालय की बात करेगा तो इसमें एक दर्रा आता है जिसका नाम है जोजिला। कौन सा आता है? जोजिला। जोजिला। आप पाओगे कि जोजिला दर्रा है, महान हिमालय के नीचे लघु हिमालय, महान हिमालय के नीचे लघु। और लघु हिमालय की सबसे पहली जो श्रेणी है भारत में सबसे लंबी, उसका नाम पीर पंजाल। कौन सा है? पीर पंजाल। महान हिमालय और पीर पंजाल के बीच में घाटी है, इसका नाम है कश्मीर घाटी। और पीर पंजाल महान हिमालय के बीच कश्मीर घाटी में नगर बसाया गया सम्राट अशोक के द्वारा, इसका नाम है श्रीनगर, झेलम नदी के तट पर, वितस्ता जिसको कहते हैं। झेलम के तट पर कौन सा? श्रीनगर। अब अगर आपको श्रीनगर से यात्रा करनी है लेह की, तो आपको पहले दर्रा पार करना पड़ेगा महान हिमालय का, उस दर्रे का नाम है जोजिला। कौन सा है? जोजिला। तूफानों का दर्रा कहा जाता है जोजिला। और फिर उसके बाद आप जास्कर का एक दर्रा पार करेंगे जिसका नाम कौन सा? फोटोला। तो 2 दर्रे, जो एक आपका जोजिला कह दो चाहे वो दर्रा फोटोला कह दो, लेकिन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि एक जास्कर में है और एक महान हिमालय, लेकिन दोनों ही श्रीनगर को कैसे जोड़ते हैं? लेह से। श्रीनगर को लेह से। और इस तरफ आपको पता है मनाली, और मनाली पड़ता है, और मनाली को और लेह से जो जोड़ता है इसका नाम है बारालाचा। बारालाचा। बताओ डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? डायग्राम सबको आया समझ में? पक्का समझ में आया? झूठ नहीं बोल रहे हो?
कोई डाउट है किसी को? इस डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से एक बार घर जाके पढ़ लेना, अच्छे तरीके से करना भाई इसको ना, तो यहाँ पर कंफ्यूजन ज्यादा होता है। अब सुनो देखो, ये जास्कर हो गया, जास्कर के नीचे कौन सा है? मानिमाल है। जास्कर मानिमाल, एक यहाँ पर जास्कर की चोटी है, इसका नाम है कामेट। कौन चोटी है? जैसे कराकोरम की सबसे ऊंची केटू, कराकोरम की सबसे ऊंची लद्दाख की सबसे ऊंची राका पोसे, राका पोसे। जास्कर की सबसे ऊंची कामेट, जास्कर की सबसे ऊंची कामेट। ब्रिटिश व्यक्ति थे और एक दल था, हाँ, फ्रैंक स्माइथ। तो ब्रिटिश एक दल था, तो ये ब्रिटिशर्स तो आपको बताइए, इनके पास कोई धंधा नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ जाओ, पहाड़ों से कूद जाओ ना, ये कुछ कुछ करते रहते हैं, है ना। तो ये नई नई रिसर्च करने के लिए, नई नई खोज करने के लिए, तो फ्रैंक स्माइथ और ये 3 लोग आए थे और ये गए कामेट अभियान। कहाँ पर गए? कामेट। तो ये जो घाटी है ना, इस घाटी का नाम था, इसका नाम था भयुंदर घाटी। कौन सी घाटी थी? भयुंदर घाटी, उत्तराखंड, जो आज वर्तमान का उत्तराखंड है यहाँ पर। तो भाई साहब ये जब गए ना ऊपर, तो वापस जब आए तो फ्रैंक स्माइथ और इन्होंने देखा यार बड़े खूबसूरत फूल हैं यहाँ तो, और उन खूबसूरत फूलों को देख करके 1931 में गए थे लोग, 21 में गए थे, और फिर वापस जब आए तो फ्रैंक स्माइथ ने किताब लिखी, उसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। क्या नाम था? वैली ऑफ फ्लावर्स। मतलब बहुत तरीके के फूल यहाँ पर रंग फूल गिरे थे, उसी के आधार पर उन्होंने इसका नाम क्या कर दिया, मतलब उन्होंने नाम नहीं दिया इसका, उन्होंने बुक लिखा वैली ऑफ फ्लावर्स। और वैली ऑफ फ्लावर्स फ्रैंक स्माइथ ने चूंकि इस घाटी के बारे में बताया, भयुंदर घाटी के बारे में, कामेट शिखर या कामेट अभियान से आते समय इस घाटी को देखा, और फ्रैंक स्माइथ की उस किताब वैली ऑफ फ्लावर्स के नाम पर ही नाम पड़ता है किसका? फूलों की घाटी। समझ में आई बात? 1982 में इसको फिर नेशनल पार्क बना दिया गया, 2005 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया गया, और ये जो है आपकी फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है ना। उत्तराखंड में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये वाला, ठीक है ना। जनरली इसका प्रश्न ऐसे आता है, आपसे मैं पूछूं अराकू घाटी कहां पर है? एक वर्ड में आंसर आना चाहिए। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश, साइलेंट वैली। सुबह बताया था आपको भाई, आप सुबह आप ही लोग आते होंगे ना, अलग हो तुम। अभी अभी कितने लोग जो सुबह नहीं आए, अभी आए हैं? बधाई हो आप सबको, आपने बहुत कुछ छोड़ दिया सुबह में ना। बेटा तू ना बहुत शरारती है। नहीं नहीं तेज, ठीक, आगे जो बैठा हो, अरे आगे वो साइड में है। हाँ हाँ, ये खड़ा हुआ, खड़ा हुआ पर। बेटा तू बहुत शरारती है। एक मिनट रुक जाओ यार, मुझे लग रहा है जाता अनुमान है तेरे पिताजी टीचर तो नहीं है? टीचर तो नहीं, पापा मम्मी क्या है तेरे पापा? सब इंस्पेक्टर। बस बस समस्या यहीं पर, बैठ जा, नौकरी में है, मैं समझ रहा था, है ना, नौकरी में है ना। तो फिर तू क्या सोच रहा है? तैयारी क्यों कर रहा है बेटा? हैं? सब इंस्पेक्टर के लिए कर रहा है? लक्षण तो तेरे ना, मैं बताऊं बेटा, लक्षण तेरे नहीं है, हैं? ए बता, देखो मैं सही टारगेट कर रहा था ना, मेरा एक्सपीरियंस गलत हो नहीं सकता है, गलत नहीं हो सकता है मेरा अनुभव। बेटा तेरे पापा तो किसान ही होंगे। अरे ये तो इसके बगल में क्या करते हैं? ठेकेदार है, किसान ही मान तू नहीं कि सच में एक में कमा लेते हैं 20 लाख, दूसरे में 25 लाख, घर से दे बैठते हैं। हाँ, क्या मोटी प्रॉपर्टी बना रखी है घर में? नहीं बना रखी है? चल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। लेकिन ना ये बर्बाद कर रहा है तुझे, थोड़ा कड़ा इसको बुरा लग रहा होगा, लगना चाहिए इसको, बर्बाद कर रहा है तुझे ना, सच में बर्बाद कर रहा है। ये मैं 2 दिन 3 दिन हो गए देखते देखते, उसको तू इसको बहुत डिस्टर्ब करता है। ये पढ़ना चाह रहा है, तू उसको पढ़ने देना चाह रहा है। दो मंडली होती है, 2 दोस्त होते हैं, एक करना चाहता है, दूसरा नहीं करना चाहता है। तो जो अच्छा करना चाह रहा है वो ये नहीं चाहता कि मेरा दोस्त भी करे, और जो सब दोस्त है जो कुछ नहीं करना चाह रहा है वो ये चाह रहा है कि ये भी कुछ ना करे। समझ में आई होगी तुम्हें बात? तो तू करना चाह रहा है, ये नहीं चाह रहा है कुछ भी करे, बहुत गलत बात है। मैं सब नोटिस करता हूँ, जो पुराने विद्यार्थी उन सबको पता है इस चीज का कि मेरा एक्सपीरियंस ठीक ठाक है, मैं दुबला पतला दिखता हूँ, आपको लगता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें, है ना, ऐसा नहीं सोचें। तो मेरे सारों पर निगल, सबके ऊपर निगलती है, एक एक विद्यार्थी पर, कौन कहाँ क्या कर रहा है। तो प्लीज ना देख, सुन बेटा इधर देख, समय कम है, अगर नहीं तुझे जम रही बात तो टाइम मत खराब कर, धोखे नहीं रखना है परिवार को। लगातार देख रहा हूँ, लगातार तुम कई बार समझाता हूँ इस चीज को कि मैं अगर तुम्हारे साथ हंसी मजाक करता हूँ तो ये इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि मैं बेवकूफ हूँ, या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं हंसी मजाक के दम पर और फिर मैं यहाँ चल रहा हूँ। 5 साल से मैं अपने कंटेंट के दम पर चलता हूँ। समझ में आई बात? कंटेंट की क्वालिटी की वजह से मुझे पूछते हैं लोग बात, केवल मेरे बोलने से मजाक से कोई मुझे नहीं पूछता है। समझ में आ गया ना बातें? तो प्लीज मैं थोड़ा इसलिए आपके साथ मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा महसूस करवाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि नहीं ऐसे आप छोटे भाई बहन की तरह यहाँ पर रहें और आप खुल करके अपनी समस्याओं को बताएं, खूब सारा पढ़ाई करें, खूब मोटिवेट रहें, इसके लिए मैं तुमसे वो करता हूँ, ठीक है ना। और जब कोई एक बच्चा लगातार शरारत करता है ना तो क्लास में टीचर डिस्टर्ब होता है कि क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, कहीं मेरे मुंह पे कुछ काला तो नहीं लगा हुआ है या कुछ अजीब तो नहीं हो रहा है क्लास में ना। इसलिए ये जो बच्चे हैं ये बहुत मतलब उम्मीदों के साथ में आए हैं और नीड वाले बच्चे, जरूरत वाले बच्चे, इसलिए दूसरे का समय खराब बिल्कुल ना करें, है ना प्लीज। अगर मन नहीं लगता है तो आप अपना कुछ और फाउंडेशन बैच में जाओ, बीपीएससी में बहुत बढ़िया है, तेरे पास तो पैसे कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे भी पिताजी कमाते हैं ही, समझा। तू नहीं भी कमाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगली पीढ़ी अपने आप कमा लेगी, जिसको जरूरत पड़ेगी उसको। शरारत नहीं करें प्लीज। क्रिटिकल टाइम है ना, क्रिटिकल टाइम है ना, ये बहुत कम समय है ना, और बहुत आप चूंकि टेंशन में रहते होंगे तो मैं थोड़ा इसलिए हंसी मजाक भी करता हूँ कि ताकि तुम थोड़े हल्के फुल्के से महसूस करते रहो ना। तो प्लीज एक दूसरे का सपोर्ट करो, ना कि एक दूसरे को खराब करना, है ना। देखो जो मैंने बताया वो सारी बातें यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना, ये सब यहाँ पर लिखी है, फिर से आ गया क्या? देखो आपने बिहार की एक लड़की है, महिला है, इनका नाम है सविता महतो। सविता महतो के बारे में याद रखिएगा, उमलिंगला दर्रे में साइकिल से चढ़ने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? सविता महतो, है ना। सविता महतो दुनिया की एकमात्र तो नहीं कहें लेकिन पहली महिला है जो उमलिंगला दर्रे पर साइकिल से चढ़ी। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है ये वाला, है ना, ये बिहार से संबंधित भी है। फिर है लद्दाख एक शीत मरुस्थल है, लेकिन ध्यान रखना शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व ये कहां पर? हिमाचल प्रदेश। तो शीत मरुस्थल का मतलब जैसे उष्ण मरुस्थल होता है वहां पर रेत होता है, और शीत मरुस्थल का मतलब बर्फ का जमा होता है। यहाँ शुष्क जलवायु मिलती है। कैसे जलवायु है? शुष्क, क्योंकि जो मानसून आता है ना वो लद्दाख में पहुंच नहीं पाता है, और अगर पहुंचता भी है तो वो बारिश जो है वो बर्फ के रूप में बरसा होगी, जल के रूप में बहुत ज्यादा बारिश वहां पर होती भी नहीं है, शुष्क क्षेत्र है, शुष्क। और क्योंकि ये महान हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में जलवायु में पढ़ाएंगे वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, तो वहां डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना, वहां डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है ना। चलो वैसे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एक डायग्राम में
कि जैसे मान लो कि समुद्र के ऊपर से जब पवने चलेंगी तो समुद्र के ऊपर से चलती हुई पवने आर्द्रता ले लेंगे, आर्द्रता को लेकर आगे बढ़ेंगे और आर्द्रता लेकर आगे बढ़ेंगे ऊपर बढ़ेंगे तो फिर ये पर्वत से टकराएंगे तो ऊपर उठेंगे तो ये क्या बनेगा यहाँ पर बादल, क्योंकि ऊपर उठे, जब वायु ऊपर उठेगी तो तापमान क्या होगा, कम कम तापमान होगा तो वायु की आर्द्रता क्या बन जाएगी, संघनन होगा, उससे क्या बनेंगे बादल, बादल बनेंगे तो इस तरफ तो खूब बारिश हो जाएगी। लेकिन ये जब पवने इस तरफ जाती हैं तो इनमें नमी बहुत कम रहती है, इस कारण से यहाँ बारिश बहुत ज्यादा नहीं होती है और बारिश ज्यादा नहीं होती है इसलिए इसको कहते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो लद्दाख इधर है, ये महान हिमालय मान लो, तो ये मुख्य हिमालय है, इधर तो बारिश होगी उधर सूखा रहेगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे भी यहाँ पर विकसित नहीं होंगे। तो आगे फिर बात करें, अच्छा ये देखो सब मैंने पढ़ाया हुआ है, सागर भी नहीं पहुंचती है, बंगाल की खाड़ी भी नहीं पहुंचती है, तो लद्दाख का जो पठार है वो किसमें आ जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में। कितना अच्छे से लिखा हुआ है, क्लास 6 या क्लास शायद 7 की जो बिहार बोर्ड की किताब है उसमें लिखा हुआ है कि लद्दाख को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, खा पा चांग। ये बिहार बोर्ड की 6ठी 7वीं किताब 8वीं किताब में लिखा है, तो बहुत सामान्य सा एक लाइन है कि खा पहचान कहा जाता है। तो अगर बिहार बोर्ड की किताब से प्रश्न आए तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, अच्छा थोड़ी ना आना भी चाहिए। खा पहचान कहा जाता है जिसका मतलब होता है हिमभूमि या बर्फ वाली जगह। मुझे एक बच्चे ने बताया था ना कि सर आप ज्यादा पढ़ा दे रहे हो, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं 9वीं 10वीं तक का लेवल का ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी के इनपुट ऐसे डाल देता हूँ ताकि जैसे मैंने प्रोजो विल्सन बताया तो क्लास 9 की एससीईआरटी बिहार बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा लद्दाख में ना अभी आपने ग्लेशियर का नाम पढ़ा, बाल्टोरो, कौन ग्लेशियर है, तो एक अमेजिंग एक फैक्ट है कि लद्दाख में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक ईरानी मूल के लोग हैं, ईरान से आए थे उधर से, ईरान के लोगों ने ही तो सिंधु को हिंदू कहा था, बताया ना, सिंधु के आसपास रहे तो सिंधु लद्दाख में भी है, तो लद्दाख भी चले गए वो लोग। तो एक तो लद्दाख में कौन लोग हो गए, ईरानी, और एक तिब्बत में कौन रहते हैं, मंगोल, चंगेज खान है ना, मंगोलाइट है अरे यार खत्म बालक, तो इस तरह कौन से मंगोल है, तो दोनों आ गए, इधर से ईरानी भी आ गए इधर से मंगोल, तो लद्दाख में दोनों रहते हैं, मंगोली भी रहते हैं और वो भी रहते हैं ईरानी भी, तो लंबे लंबे होते हैं वो तो ईरानी है, ठीक है ना, जो छोटे छोटे हैं वो कौन है, वो कौन है, तो मंगोलिया के अंकल जी यार पढ़ा लेने यार देखो, तो दोनों लोग रहते हैं। तो ईरानी जो लोग हैं, ईरानी लोग, इन ईरानी लोगों को लद्दाख में बाल्टोरो कहा जाता है और बाल्टोरो नाम का ग्लेशियर भी है, बाल्टोरो ग्लेशियर भी है और बाल्टोरो लोगों को कहा जाता है लद्दाख में। कौन से लोग, वे लोग जो ईरानी हैं, ईरानी लोगों को क्या कहते हैं, बाल्टोर, ये ध्यान रखना, बाल्टोर कहते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े जो बौद्ध मठ पाए जाते हैं उनको गोम्पा क्या कहते हैं, गोम्पा, जो कि गोम्पा कहलाते हैं। तो ये जो जानकारी है ये भी एससीईआरटी बिहार बोर्ड की किताब से ली हुई है, ये एससीईआरटी की किताब का है, ये वहाँ उस किताब में आप देखो कभी, तो उन किताबों को खोलोगे तो जानकारी मिलेंगी। मुझे भी ये जानकारी उन्हीं किताबों से मिली थी जब मैंने उनको पढ़ा। हाँ बिहार बोर्ड की किताबें बहुत अच्छी है, वो वाकई में बहुत अच्छी किताब है बिहार बोर्ड की, बहुत बढ़िया लिखा गया बिहार बोर्ड की किताबों को। और बिहार बोर्ड की ये किताब जो है तो है ही, बिहार बोर्ड की पहले किताब चलती थी, सुरेश प्रसाद एक लेखक थे और उन्होंने जो क्लास 11-12 की ज्योग्राफी लिख रखी है वो बहुत अल्टीमेट किताब है। मैं गया था कोई कहीं मार्केट में तो किताब ऐसे पड़ी हुई थी कचरे में, मैं दुकान वाले उसमें लिखा था भूगोल, मुझे पुरानी दिखी तो मुझे लगा कि देखता हूँ, मैं भाई किताब दिखाना, उसने मुझे किताब दिखाई तो मैंने पढ़ा 10-5 मिनट देखा तो साइड पलट के तो उसका पेज ऐसे उठाते हैं तो पेज फट जाता है, और बहुत पुराना हो गया, 1997-96 का प्रकाशन था वो, तो 28-30 साल पुरानी किताब है। तो फिर मैंने कितने रुपए की है तो वो समझ गया कि इसको जरूरत है, तो उसने मेरे से थोड़ा सा ज्यादा पैसा लिया, लेकिन जो लिया मेरे ध्यान नहीं कितना लिया, मैंने उसको उतना पैसा ले लिया, वो किताब लिया, वो मेरे पास संरक्षित करके रखा हुआ है, उन किताबों को उनकी फोटो कॉपी करवा के रखूंगा, बहुत अच्छी किताब है, पुरानी किताब है, बहुत अच्छी है, तो बिहार बोर्ड की किताब से लिखा है ये सारा। इसलिए अपने क्लास क्वेश्चन क्यों आते हैं, क्योंकि सोर्स इतने स्ट्रॉन्ग सोर्स है कि उनसे अच्छे कंटेंट लिखवा देते हैं, है कि नहीं। अब देखो मैं जाके तो वहाँ पर बाल्टोरो देख के पाऊंगा नहीं जाकर के बाल्टोरो लोग कैसे दिखते हैं, ये तो है नहीं, तो फिर कहाँ से ले, ऑथेंटिक सोर्स क्या है, एनसीईआरटी एससीईआरटी, या तो सरकार की किताब, राज्य सरकार की किताबें होंगी या फिर केंद्र सरकार की, तो राजस्थान इसका बिहार का पेपर है इसलिए एससीईआरटी के इनपुट हमने सारे इसमें डाल दिए। अब ये जो चीजें आप मार्केट जाओगे ना तो नहीं मिलेगी बहुत सारे टीचर्स के नोट्स में, आप देखना उठा करके ऐसे लल्लू टाइप से कुछ पढ़ा देते हैं, है ना। अब जब ये नोट्स मार्केट में रहेंगे तब उनमें देख देख के लोग अपडेट करेंगे, समझे नहीं समझे, तो मैं तो सोर्स बता देता हूँ इनके ना, क्या 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 मतलब है, कर देना बावली बात देख ले, मैं क्या लिख रखा है यहाँ, मतलब लद्दाख में जो बड़े बड़े बौद्ध मठ स्थित हैं उन्हें क्या कहते हैं, गोम्पा। अरे भगवान की मूर्ति कहाँ होती है, मंदिर, मुस्लिम संप्रदाय में क्या होता है, मस्जिद, ऐसे बौद्ध मठ को लद्दाख में क्या कहते हैं, गोम्पा, समझ में, ये गोम्पा होते हैं बौद्ध मठ, ठीक है ना। बाकी पढ़ते हैं फिर कल, ठीक है, थैंक यू। क्लास है ना अभी, क्लास कौन सी क्लास, सोनामी से क्लास है अभी, क्लास है हिस्ट्री की, है ना, ठीक है, थैंक यू।